हाँ जी, स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। टेस्ट कैसा हुआ आप लोगों का पहला वाला? मज़ा नहीं आया? चलो बढ़िया है, इजी था बट हुआ नहीं। गुड मॉर्निंग। डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन, ठीक है, आज क्लास के बाद। जो क्वेश्चन में डाउट्स है वो पूछ लेना। चलो, इंडेक्स नंबर चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग। ऑनलाइन बच्चों गुड मॉर्निंग। भूमि एंड दुष्यंत, आप लोगों के कुछ डाउट्स हैं, ले लेंगे आज। इंडेक्स नंबर चैप्टर ऑलमोस्ट हो चुका है, थोड़ा सा छोटा सा पार्ट बचा है, वो कर लेंगे अभी। आखिरी पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 104। टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी तो हो गया था हमारा। अभी आखिरी टॉपिक बचा था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, रियल प्राइस इंडेक्स। तीनों का एक ही फॉर्मूला होता है, इसलिए तो तीनों एक साथ पढ़ रहे हैं हम लोग। और जल्दी से बताओ फॉर्मूला देख करके कि इनका जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला और किसका था? LPFB में L का है ये। P1/P0 तो है ही है, और इंटू 100 भी है। जो वेट है उसकी जगह क्या लिखा है? Q0। Q0 वेट कहाँ दिया जाता है? लेस्पर्स में दिया जाता है, ठीक है जी। तो लेस्पर्स का फॉर्मूला और इन तीनों का फॉर्मूला सेम ही होता है। तो क्या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये तीनों ही प्राइस इंडेक्स होते हैं? बोल सकते हैं, क्योंकि ये प्राइस इंडेक्स ही तो होता है, लेस्पर्स प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला होता है ये। तो तीनों ही प्राइस इंडेक्स होता है, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, रियल प्राइस इंडेक्स। कोई भी एक एग्जाम में आ जाए और पूछे बताओ कौन सा इंडेक्स है, प्राइस इंडेक्स है, क्वांटिटी इंडेक्स है, वैल्यू इंडेक्स है, या नन ऑफ दीज, तो किस पे टिक करोगे? प्राइस इंडेक्स पर। ये तीनों प्राइस इंडेक्स होते हैं। इसका एक और फॉर्मूला भी होता है, बट ये वाला फॉर्मूला आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव फॉर्मूला है, आपको करने की जरूरत नहीं है। ये आपने पहले भी कर लिया है, दोबारा देख लो यहाँ पर। ये जो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे, उसमें भी लिखा हुआ था, यहाँ पे भी लिखा है। परचेसिंग पावर ऑफ मनी का फॉर्मूला होता है 1/प्राइस इंडेक्स। क्या होता है? 1/प्राइस इंडेक्स। ये तीनों ही प्राइस इंडेक्स होते हैं, तो इन तीनों से भी आप डिवाइड कर सकते हो। फिर अगला लिखा है CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। यहाँ पे लिखा है CPI मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इज ऑल्सो यूज्ड टू डिटरमाइन रियल वेजेस। अगर आपको रियल वेजेस निकालने हैं तो रियल वेजेस निकालने के लिए भी ये काम आता है। रियल वेजेस होते क्या है? मनी वेजेस अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100। क्या होते हैं? मनी वेजेस अपॉन प्राइस इंडेक्स P01 इंटू 100। अब P01 प्राइस इंडेक्स होता है, CII भी एक प्राइस इंडेक्स ही होता है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। CPI इज ऑल्सो हेल्प इन डिफ्लेटिंग इनकम्स। आपको अगर इनकम्स को डिफ्लेट करना है उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो प्राइस इंडेक्स का। तो डिफ्लेटेड वैल्यू का फॉर्मूला है करंट वैल्यू अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। नाउ द क्वेश्चन इज, इनका मतलब क्या है? ये जो रियल वेजेस हम निकाल रहे हैं, ये जो डिफ्लेटिंग इनकम्स हम लोग निकाल रहे हैं, इनका मतलब क्या है? तो इनका मतलब समझने के लिए हम करेंगे कुछ क्वेश्चन से आपको समझ आएगा। और ये वाला जो आखिरी टॉपिक है बच्चों, कंप्यूटेशन ऑफ सेंसेक्स एंड निफ्टी इंडेक्स, तो मैंने आपको एकदम क्लास की स्टार्टिंग में बता दिया था। आपको याद होगा पिछली क्लास हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया तो कराही से स्टार्ट था। सेंसेक्स के 23,000 पॉइंट याद है? हम उससे अलग अलग चीज़ें कंप्यूट कर रहे थे कि अगर इतने पॉइंट बढ़ जाएगा तो बताओ सेंसेक्स कितने पॉइंट पर होगा, या इतने पॉइंट बढ़ गया तो बताओ मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होगा। तो वही है, वही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, कुछ अलग फॉर्मूला नहीं है, आप देख लो। इंडेक्स ऑन प्रीवियस डे मल्टीप्लाई बाय टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन फॉर करंट डे अपॉन टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन फॉर प्रीवियस डे। मैं आपको एक एग्जांपल से दोबारा समझा देता हूँ, आपको याद आ जाएगा। लेट्स से कल का निफ्टी
कल निफ्टी, कल संडे था, फ्राइडे की बात समझ लो, फ्राइडे को लेट से निफ्टी 23,500 पॉइंट पर था, ठीक है ना, कब? फ्राइडे। और मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैप, एम कैप, ठीक है ना, फ्राइडे को कितना था? लेट से 1 करोड़ 86 लाख करोड़ या ऐसे कुछ आ रहा था, आपको याद होगा, ये फ्राइडे का है। और मार्केट कैप आज मंडे का लेट से है 2 लाख करोड़, सॉरी 2 करोड़, ये 1 करोड़ 86 लाख करोड़ है, ये 2 करोड़ है। अब आप मुझे बताइए कि निफ्टी मंडे को कितने का होगा, यानी आज निफ्टी कितने पॉइंट्स पर होगा, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। 25,268। कैसे निकालोगे? समझ आ गया ना क्या क्या वैल्यूज गिवन है? इंडिया की टॉप 50 कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन फ्राइडे का गिवन है, आज का गिवन है, और फ्राइडे निफ्टी कितने पॉइंट पे था ये गिवन है। आज निफ्टी कितने पॉइंट पर होगा ये आपको निकालना है, आज निफ्टी कितने पॉइंट पर होगा आपको निकालना है। ठीक है जी। अगर आप यूनिटरी मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली अप्रोच यूज करते हो तो उससे भी हो जाएगा। अगर 23,500 रिप्रेजेंट करता है 1 करोड़ 86 लाख करोड़ को, तो x रिप्रेजेंट करता है 2 करोड़ को, फाइंड x। तो आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 23,500 मल्टीप्लाई बाय 2 करोड़ विल बी इक्वल्स टू 1 करोड़ 86 लाख करोड़ मल्टीप्लाई बाय x। तो x कितना आ जाएगा जल्दी बताओ? 23,500 मल्टीप्लाई बाय, ये और ये मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 2 करोड़ डिवाइडेड बाय 1.86 करोड़ 1.86 करोड़। तो निकाल लो भाई, 2 डिवाइडेड बाय 1.86 या फिर 23,500 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 1.86, 25,268 या 69 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, अप्रॉक्स। बस हो गया। तो अगर बाय चांस एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कर लोगे ना, इजी है। आपने कहीं ना कहीं यही फॉर्मूला यूज किया है। इंडेक्स ऑफ प्रीवियस डे कितना है? 23,500। फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ करंट डे कितना है? 2 करोड़। फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रीवियस डे कितना है? 1.86 करोड़। तो करोड़ तो कट गया, ठीक है ना, इजी कर लो ना, तेरे जीरोस का क्या यूज है। फिर आपको सिंपली ये सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है, इजी है। अब आपको मैं समझाता हूँ आखिरी पार्ट इस चैप्टर का कि ये रियल वेजेस एंड डिफ्लेटेड इनकम्स का मतलब क्या है और इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, मतलब वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूँगा, सबसे इंपॉर्टेंट आपके वही है जो हमने LPF भी किया था ना, लेस्पर्स, पाशेस, फिर टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे बोल सकते हो ये है। इसके क्वेश्चन देखने में थोड़े अटपटे होते हैं बट होते ईजी हैं। का आंसर बताओ। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट गलत है? करंट ईयर प्राइस आर टेकन एज वेट इन पाशेस क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। पाशेस क्वांटिटी इंडेक्स नंबर Q01 की बात कर रहा है, LP, पाशेस LP। तो सबसे पहले तो नॉर्मल क्या होगा? Q1 अपॉन Q0, और वेट किसको देंगे? LP दूसरे नंबर पे आता है, तो करंट ईयर प्राइस को देंगे, यानी कि P1 को देंगे। क्वांटिटी इंडेक्स की बात हो रही है, याद रखना, पे प्राइस इंडेक्स की बात नहीं हो रही, ठीक है ना, Q और P की इंटरचेंज करना होता है, आपको याद होगा। तो ये बोल रहा है करंट ईयर प्राइस आर टेकन एज वेट इन पाशेस क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, ये तो ट्रू है। दूसरा, फिशर्स आइडल इंडेक्स फार्मूला सेटिस्फाइज फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, ये भी ट्रू है। द सम ऑफ क्वांटिटीज ऑफ द बेस पीरियड एंड करंट पीरियड आर टेकन एज वेट इन लेस्पर्स इंडेक्स नंबर, ये फॉल्स है। बताओ जी, लेस्पर्स इंडेक्स नंबर में किसको वेट लिया जाता है?
बेस ईयर की क्वांटिटी को। यहाँ पे बोल रहे सम ऑफ बेस ईयर एंड करंट ईयर क्वांटिटीज को लिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है ना। अच्छा, ये बात सही किसके लिए है? मार्शल एजवर्थ के लिए। मार्शल एजवर्थ के लिए तो ये बात सही है, भूल गए? देखो, जल्दी भूल जाते हो तुम लोग। ये देखो P1 अपॉन P0 इंटू 100, बताओ किसको लिया है वेट? सम ऑफ बेस ईयर क्वांटिटी एंड करंट ईयर क्वांटिटी को लिया, दिख रहा है आपको? ठीक है, मार्शल एजवर्थ के लिए बात ठीक है, बट लेस्पर्स के लिए, पाशेस के लिए, फिशर्स के लिए बिल्कुल गलत है। तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गई 45 की सी ऑप्शन। आइए जी, ये देखते हैं। इफ विद राइज ऑफ 10% इन प्राइसेस द वेजेस आर इंक्रीज्ड बाय 20%, आपके प्राइसेस 10% बढ़े बट आपके वेजेस 20% बढ़ गए हैं, तो आपके रियल वेजेस कितने से इंक्रीज हुए हैं? ये है वो रियल वेजेस का फॉर्मूला जहां पे आपको यूज करना है। बताओ जी, रियल वेजेस का फॉर्मूला क्या था? मनी वेजेस। मनी वेजेस का मतलब होता है करंट वेजेस कितने हैं। तो अगर आपके वेजेस लेट से पहले 100 थे, अगर 20% से बढ़ गए हैं तो अब कितने हो गए हैं? 120। बेस ईयर का आप हमेशा 100 लेकर चलना, ठीक है ना। 20% से बढ़ गया ना, 120 हो गया। और प्राइस इंडेक्स, प्राइस अगर बेस ईयर का 100 था तो अब करंट ईयर का 110 है। 110 इंटू 100, तो आपने वही फॉर्मूला लगाया, मनी वेजेस अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100, क्या आ गया? 109.09। अब बताओ कितने परसेंट से बड़े हैं वेजेस? 9.09%, लेस देन 10%। अब इसका कॉन्सेप्ट समझ लो, रियल वेजेस का कॉन्सेप्ट क्या है। बहुत ध्यान से सुनना और समझना, इजी है, मुश्किल नहीं है। आपकी लेट से ईयर 2000 में, आप तो पैदा भी नहीं हुए थे, कोई और लेता हूँ। आपकी लेट से ईयर 2015 में सैलरी थी, मान के चल रहा है क्या हो गया? आपकी सैलरी थी 100 रुपए और एक प्लेट मोमोज आते थे 50 रुपए के, यानी ये हो गया प्राइस ऑफ 1 प्लेट मोमोज। अब ईयर 2020 में आपकी सैलरी बढ़ करके हो गई है लेट से 150 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 50 रुपये बढ़ गई है 5 सालों में। और एक प्लेट मोमोज का जो प्राइस है वो हो गया लेट से 100 रुपये, ठीक है जी। अब आप मुझे बताओ, रियल सेंस में आपकी सैलरी बढ़ी है कि नहीं? रियल टर्म्स में अगर महंगाई को देखा जाए तो नहीं बढ़ी है, बल्कि कम हुई है। क्यों? 2015 में आप कितने प्लेट मोमोज खा पाते थे? तो आप बोल रहे हो सर 100 रुपये सैलरी आती थी, 50 रुपये का एक प्लेट मोमो था तो हम 2 प्लेट मोमोज खा लेते थे। बट अब 2020 में कितने प्लेट मोमो खा पाओगे? 1.5। तो रियल देखो, देखा जाए मॉनेटरी सेंस में तो सैलरी बढ़ी है, 100 से 120 हुई है, बट रियल टर्म्स में नहीं बढ़ी है। रियल टर्म्स में महंगाई भी सैलरी से ज़्यादा बढ़ी है, तो आप पहले ज़्यादा खरीद पाते थे मोमोज, अब कम खरीद पा रहे हो, तो रियल सेंस में आपकी सैलरी कम हुई है। इसको हम बोलते हैं रियल वेजेस। आ रही बात समझ? इसको हम बोलते हैं रियल वेजेस। तो बताओ रियल वेजेस का फॉर्मूला क्या होता है? मनी वेजेस, बताओ, या फिर करंट वेजेस। करंट वेजेस कितनी है? 150 अपॉन प्राइस इंडेक्स। बताओ प्राइस इंडेक्स क्या होगा? P01 का फॉर्मूला क्या होता है? करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस इनटू 100। कितना हो जाएगा ये? 200। हाँ जी, क्लियर है? करंट ईयर प्राइस 100, बेस ईयर प्राइस 50, तो करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस इंटू 100, तो अपॉन 200 इंटू 100 कितना रहा ये आंसर? 75। तो हम क्या बोल रहे हैं कि आपके वेजेस रियल सेंस में 25% घटे हैं, ठीक है ना। देखने में क्या लग रहा है 50 रुपए से बड़े हैं, बट रियल सेंस में 25% घटे हैं, क्योंकि 100 की जगह 75% आ रहा है आंसर। बेस ईयर क्या होता है? बेस ईयर का हमेशा इंडेक्स नंबर क्या होता है? 100, और अभी आपका आंसर क्या आ रहा है? 75%। तो रियल सेंस में 25% घटे हैं। अब बताओ 25% कैसे घटे हैं? अगर आप चाहते कि आप 2020 में भी 2 प्लेट मोमोज खरीद पाओ, तो आपकी सैलरी होनी कितनी चाहिए थी? 200, बट है कितनी? 150। कितने रुपए कम है? 50। 50 200 का कितना परसेंट होता है? 25। वही दिखा रही है कि रियल सेंस में आपकी वेजेस 25% घटी है। अरे बात समझ क्लियर हो गया? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल वेजेस।
गॉट इट? यानी इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद देखना कि वेजेस कितनी बढ़ी है कितनी घटी है, इसको रियल वेजेस बोलते हैं। आगे बढ़ जाए। और सेम बच्चों, सेम इस चीज को भी समझ लो, जो अगला कॉन्सेप्ट है वो भी बिल्कुल सेम है। रियल वेजेस के बाद अगला क्या था? डिफ्लेटिंग इनकम्स। ये कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल सेम है। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। और जी मैं आपको और क्वेश्चंस कराता हूँ, आपको बात समझ आ जाएगी और अच्छे से। 47th इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकते हैं, चांसेस कम होते हैं क्योंकि ज़्यादा इजी है। इफ द प्राइस ऑफ ऑल कमोडिटीज इन प्लेस हैव इंक्रीज्ड 1.25 टाइम्स, अगर आपकी कमोडिटीज के प्राइस 1.25 टाइम्स बढ़ गए हैं इन कंपैरिजन टू द बेस पीरियड, द इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइसेस इन दैट प्लेस नाउ इज, यानी कि आपको बताना है कि प्राइस इंडेक्स कितना है करंट ईयर का अगर आपके प्राइसेस 1.25 टाइम्स बढ़ चुके हैं तो। हाँ जी, have increased 1.25 times। बताओ जी 1.25 टाइम्स का मतलब क्या होता है? 100, अगर हम मान के चले कि पहले लेट से प्राइसेस 100 थे तो अब कितने हो गए हैं? 125 से बढ़ गए हैं, तो हो कितने गए हैं? 1.25 टाइम्स बढ़ गए हैं, तो हो कितने गए हैं? 225। आ रही बात समझ? तो आंसर प्राइस इंडेक्स क्या हो जाएगा? 225। समझ आ गया? पहले कितने थे? 100, अब 1.25 टाइम्स बढ़ गए हैं। 1.25 कितना होता है? 125 होता है, 125 बढ़ गए हैं, तो अब कितने हैं? 225। अब अगर आप प्राइस इंडेक्स निकालोगे तो फॉर्मूला क्या होगा? 225 यानी करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस, यानी 100 इंटू 100। 100 कट गया, बचा क्या आंसर? 225। क्लियर हो गई बात? ठीक है ना? तो निकालने का तरीका तो यह है कि करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस इंटू 100। 100 कट गया तो आंसर आ गया 225। आइए जी 48। इफ द इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइसेस एट अ प्लेस इन 1994 इज 250, क्या लिख रहे हैं? इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइस इन प्लेस इन 1994 इज 250 विथ 1984 एज अ बेस ईयर। तो 1984 एक साल है, 1994 दूसरा साल है, ये बेस ईयर है, तो इसका प्राइस इंडेक्स 100 है, करंट ईयर का कितना है? 250 है। ये कह रहा है क्वेश्चन। देन द प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड ऑन एन एवरेज, तो प्राइस कितना परसेंट से बढ़े हैं? 150% से बढ़े हैं। आपको याद रखना है, आपको प्राइस इंडेक्स जो भी आता है उसमें 100 माइनस करना है, तो आपका परसेंटेज में आंसर आता है कि कितना परसेंट से बढ़ा है। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था, अगर निफ्टी 100 पॉइंट से 110 पॉइंट पर आ गया तो निफ्टी 10% बढ़ा है, 200 पॉइंट पर आ गया तो 100% बढ़ा है, 300 पॉइंट पर आ गया तो 200% बढ़ा है, तो ऐसे अगर 250 पॉइंट पर आ गया तो 150% बढ़ा है। वही चीज़ यहाँ पर आपको समझनी है। ऐसे ये वाले क्वेश्चंस भी कर लोगे। अब थोड़े मुश्किल क्वेश्चंस करते हैं। 50th, देखो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए आपको यूनिटरी मेथड यूज़ करना है और आंसर निकालना है, ठीक है ना? फॉर्मूले के चक्कर में मत पड़ना, यूनिटरी मेथड यूज़ करना, आंसर निकालना। कैसे करना है सुनिएगा, फिर मैं आपको 2-3 क्वेश्चन खुद अभी करने को दूंगा, आपको वो खुद करने होंगे और फिर चैप्टर फिनिश कर देंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 50, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द ईयर 1957 वॉज 313 विथ 1940 एज अ बेस ईयर। तो भाई 1940 बेस ईयर है और 1957 करेंट ईयर है। क्योंकि ये बेस ईयर है तो यहाँ का तो प्राइस इंडेक्स 100 हो गया, ठीक है ना? और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि प्राइस इंडेक्स 1957 का 313 है, तो ये मैं लिख रहा हूँ P01 यानी कि प्राइस इंडेक्स, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, ये मिस प्रिंट है यहाँ पर, ठीक है ना? एज द बेस ईयर द एवरेज मंथली वेज इन 1957 ऑफ द वर्कर इनटू द फैक्ट्री बी 160। तो बोल रहे हैं जो वेजेस है वर्कर्स की 1957 में वो कितनी है? 160 है, 160 है, ठीक है जी। देयर रियल वेजेस है, तो उनकी रियल वेजेस क्या होंगी? बताओ जी रियल वेजेस का फॉर्मूला। ये वो क्वेश्चन है जो मैं सोच रहा था, ये तो रियल वेजेस का क्वेश्चन है, उसका फॉर्मूला आपको पता है, यूनिटरी मेथड से भी होता है, फॉर्मूला भी पता है क्या होता है? करंट ईयर वेजेस यानी 160 अपॉन प्राइस इंडेक्स क्या है? 313 इंटू 100, आपका आंसर आ जाएगा। $51.12, ये आंसर आ गया आपका, बी ऑप्शन। देखो अगर वेजेस आपको बेस ईयर की गिवन नहीं है तो आपको लेट करना पड़ता है कि ये 100 है। अब ध्यान से सुनो,
आपकी वेजेस 100 से 160 हो गई हैं कितने सालों में? 17 सालों में। और महंगाई 100 से 313 हो गई, यानी कि जहां एक प्लेट मोमो 100 रुपए के आते थे, अब एक प्लेट मोमो 313 रुपए के आ रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है ना। और आपकी सैलरी 100 से 160 हुई है, तो रियल सेंस में आपकी सैलरी बढ़ी है घटी है? बढ़ी है घटी है? घटी है, क्योंकि आप 1940 में एक प्लेट मोमोज ले पाते थे, 100 रुपए आपकी सैलरी थी और 100 रुपए के एक प्लेट मोमोज थे। प्राइस इंडेक्स को हमेशा एक प्लेट मोमो का प्राइस मान लिया करो समझने के लिए, प्राइस इंडेक्स को हमेशा एक प्लेट मोमो का प्राइस। तो आपकी सैलरी थी 100, एक प्लेट मोमो थे 100, तो आप एक प्लेट मोमोज खा पाते थे। बट 1957 में क्या आप एक प्लेट मोमोज भी खा पा रहे हो? नहीं। 160 रुपए आपकी सैलरी और एक प्लेट मोमोज 313 के, तो रियल सेंस में आपकी सैलरी घट गई, ठीक है ना। अब आपको बताने कि रियल वेजेस कितने हैं, तो उसका ये फॉर्मूला हो गया, हमने अप्लाई करा और आंसर निकाल लिया। ये इजी क्वेश्चन आप खुद कर लेना। फिर ये वाला क्वेश्चन है जो मुझे आपको समझा रहा था, यूनिटरी मेथड वाला। 50th क्वेश्चन भी यूनिटरी मेथड से हो जाता है वैसे तो, बट इसका फॉर्मूला ईजी होता है, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है। आइए जी, अब क्वेश्चन 52 पढ़ेंगे हम लोग, ध्यान सुनना। विद द ईयर 1960 एज द बेस, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इन 1972 स्टूड एट 250। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स एक प्राइस इंडेक्स होता है, याद रखना। CLI एक प्राइस इंडेक्स होता है, वो आखिरी पेज पे ऊपर ही लिखा हुआ है। तो 1960 आपका बेस ईयर है और करंट ईयर कौन सा है? 1972। क्योंकि बेस ईयर है तो जो प्राइस इंडेक्स है बेस ईयर का तो हमेशा 100 होता है, और 1972 का कितना गिवन है? 250। आओ जी आगे बढ़े। X was getting a monthly salary of 500 in 1960। X को 1960 में जो सैलरी मिल रही थी यानी वेजेस, वो 500 रुपये मिल रहे थे पर मंथ, ठीक है ना। एंड 750 in 1972, 1972 में कितने मिल रहे हैं? 750 मिल रहे हैं। In 1972 to maintain his standard of living as in year 1960, the extra wages received by X is what? क्वेश्चन बोल रहा है कि बताओ जी, X को 1972 में और कितने वेजेस मिलने चाहिए कि 1960 वाला स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पाए। बहुत इजी है, यूनिटरी मेथड से भी करेंगे, लॉजिक से भी करेंगे। बताओ जी, अगर हम इसी को वही नंबर ऑफ प्लेट मोमोज, अगर हम देखें इसकी सैलरी 500 थी और एक प्लेट मोमोज 100 रुपए के थे, तो कितने प्लेट मोमोज ले पाता था ये? 5। और अभी 750 सैलरी और 250 रुपए का एक प्लेट मोमोज है, तो 3 ले पा रहा है। बट अगर हम चाहते हैं कि 5 ही प्लेट मोमोज ले पाए 1972 में भी, यानी अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पाए, तो पहले तो बताओ 250 रुपए का एक प्लेट मोमो है, तो 5 प्लेट मोमो कितने के आएंगे? 1250 के। और इसकी सैलरी कितनी है? 750, तो और कितनी बढ़ जानी चाहिए? 500 से, तो इसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन हो जाएगा। तो आंसर आ गया 500, आंसर आ गया 500। ये तो हो गया एक लॉजिकल अप्रोच, थोड़ा दिमाग लगाया हो गया। एक यूनिटरी मेथड वाली अप्रोच भी होती है, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, सुनिएगा। जब सैलरी 100 रुपए थी, सॉरी, जब एक प्लेट मोमो 100 रुपए के थे तो सैलरी 500 रुपए थी, और अब जब एक प्लेट मोमो 250 रुपए के हो गए तो सैलरी X हो जानी चाहिए, ये हम मान के चलते हैं, ठीक है ना। अब यूनिटरी मेथड लगा करके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली टेक्निक लगा करके X निकालो, क्या होगा? तो आप बोलोगे कि सर 100 इंटू एक्स विल बी इक्वल्स टू 250 इंटू 500, तो x हो जाएगा कितना? 250 इंटू 500 अपॉन 100। ये 2 0 कट गए, 1250 आ गया। अब हम बोलेंगे कि हमारी सैलरी होनी चाहिए कितनी? 1250। बट अब हमसे क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा कि सैलरी कितनी होनी चाहिए, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि और कितनी सैलरी मिलनी चाहिए ये सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए। तो हम बोल रहे हैं कि भाई टोटल सैलरी 1250 मिलनी चाहिए थी, बट मिल कितनी रही है? 750, तो और कितना मिलना चाहिए? 500 रुपये और मिलना चाहिए। यानी आपका जो आंसर है इस पर क्या माइनस कर दो? एग्जिस्टिंग सैलरी माइनस कर दो। जो आपका आंसर है इसमें एग्जिस्टिंग सैलरी माइनस कर दो, तो आपको एक्स्ट्रा सैलरी जो मिलनी चाहिए वो पता चल जाएगा। अभी बात समझ? तो मैंने आपको दो अलग अलग तरीके से सेम लॉजिक के साथ क्वेश्चन बताया, ठीक है ना, अलग अलग तरीके से आपको सेम क्वेश्चन बताया। आई होप अब आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। अगर समझ आ गई हैं बच्चों तो जल्दी से मुझे करके दिखाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 58, भूमि करेंगे टेस्ट डिस्कशन, डिस्कस करेंगे टेस्ट वाले भी।
बी बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। यूनिटरी मेथड से करो, सजेस्ट करूंगा, आराम से आंसर आ जाएगा। एक बेस ईयर है और एक करंट ईयर है। बोल रहा है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि प्राइस इंडेक्स की बात कर रहे हैं, गोज अप फ्रॉम 110 टू 200। एक काम करते हैं, इसको हम बेस ईयर ना लिख करके पास्ट ईयर लिखते हैं। बेस ईयर का क्योंकि हमेशा 100 होता है, हमेशा 100 होता है, तो कोई पास्ट ईयर लिखते हैं। किसी तो साल आपका बेस ईयर का तो 100 ही रहा होगा, बट किसी पास्ट ईयर का आपका प्राइस इंडेक्स 110 था और करंट ईयर का 200 है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स गोज अप फ्रॉम 110 टू 200 एंड सैलरी, यानी कि वेजेस की हम बात करें अगर, सैलरी ऑफ अ वर्कर ऑल्सो रेस्ड फ्रॉम 325 टू 500। Therefore in real term he has no gain, रियल टर्म में उसको कोई फायदा नहीं हुआ है। क्यों बोल रहे हैं ऐसे, जल्दी बताओ। वही नंबर ऑफ प्लेट मोमो से चेक कर लो। हम क्या बोलेंगे कि अगर सैलरी 325 और एक प्लेट मोमो 110 रुपए के, तो बताओ कितने प्लेट मोमोज आएंगे इसमें। 325 डिवाइड बाई 110 यानी कि 2.95। बट यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 2.5, तो कम मोमोज आ रहे हैं, यानी कि रियल सेंस में उसकी सैलरी बढ़ी नहीं है, घटी है। ठीक है ना, घटी है। वही ये बोल रहे हैं, देयरफॉर इन रियल टर्म ही हैज नो गेन, उसको कोई गेन नहीं हुआ। टू मेंटेन हिज प्रीवियस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अगर इसको अपना प्रीवियस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना है तो बताओ उसको और कितनी सैलरी मिलनी चाहिए। 50 रुपए में और कितना इसका इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो ये करेंगे, हम बोलेंगे जब 110 रुपए एक प्लेट मोमोज तो सैलरी 325 थी, और जब अब एक प्लेट मोमो 200 रुपए के हो गए हैं तो सैलरी कितनी हो जानी चाहिए, एक्स मान लेते हैं। एक्स निकालो, तो बोलेंगे एक्स विल बी इक्वल्स टू 200 मल्टीप्लाई बाय 325 अपॉन 110। वो क्रॉस मल्टीप्लाई, 110 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 200 इंटू 325, तो एक्स कितना हो जाएगा, 200 इंटू 325 अपॉन 110, कितना आ रहा है, 590.90। तो इसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, 590.90, बट है कितनी, 500, तो कितनी और बढ़ जानी चाहिए, 90.90 और बढ़ जानी चाहिए, विच इज ऑप्शन नंबर डी। 90 आ रहा होगा तो उन्होंने राउंड ऑफ करके 91 कर दिया है इसको। समझ आ गए बच्चों ये क्वेश्चन कैसे करने हैं। देखो इसकी जो सैलरी है वो 325 थी, और तब एक प्लेट मोमोज 110 का आता था, यानी कि जब प्राइस इंडेक्स 110 था तो सैलरी 325 थी। अब प्राइस इंडेक्स 200 हो गया तो सैलरी कितनी हो जानी चाहिए, हमने बोल दिया एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 110 इज मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल्स टू 200 मल्टीप्लाई बाय 325, तो एक्स कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 325 अपॉन 110, और एक्स निकाल लिया 590.91 आ गया। अब इसकी सैलरी है कितनी, 500, बट होनी कितनी चाहिए, 590.91। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं बताओ इसका अगर अपना प्रीवियस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना है तो उसकी सैलरी और कितनी बढ़ जानी चाहिए। तो हम बोलेंगे 590.91 होनी चाहिए, बट है कितनी, 500, तो कितनी बढ़ जानी चाहिए, 90.91 बढ़ जानी चाहिए। समझ आ गई बात। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये जो आपने किया था 500 वाला, बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है दोनों क्वेश्चन में, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। वैसे यह है कि यहाँ पर थोड़ी इजी फिगर्स थी और यहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स है, इतना फर्क है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। सुनो, अगर आज एक प्लेट मोमो 200 रुपए की आ रही है और आपको देखना है कि 2.95 प्लेट मोमोज कितने के आएंगी, तो आप 200 को मल्टीप्लाई कर दोगे 2.95 से, तो आपका आंसर आएगा 590, यानी आपके पास 590 रुपीज होने चाहिए आज, बट है कितने, 500, तो कितने रुपए और बढ़ा लो, 90 रुपए और बढ़ा लो। ठीक है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। ये 2.95 के आगे और भी चीजें आ रही थी, वो इसलिए वो राउंडिंग ऑफ का इशू आ रहा है। हो गया, हाँ ये है ना 1.25 कर लेना बच्चों, इधर 56 क्वेश्चन में 1.25 है, 1.25 टाइम्स, इसका आंसर भी वही 225 हो जाएगा।
57 क्वेश्चन बहुत इजी है, पहले कुछ चीज़ें उसने हमें दी, हम निकालते, जो निकालते उसका आंसर भी दे रखा है, तो कुछ करना ही नहीं है ज़्यादा। करो, ट्राई करो एक बार। आपको प्रोडक्ट निकालना है प्राइस रेशियो एंड क्वांटिटी रेशियो का, यानी एक तरीके से आपको प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स का मल्टीप्लिकेशन निकालना है। और प्राइस इंडेक्स क्वांटिटी इंडेक्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, निकालना भी नहीं है, क्वेश्चन में गिवन है। पहले तो इन्फॉर्मेशन दे रखी है निकालने के लिए और फिर खुद निकाल करके भी दे रखा है, ध्यान से पढ़ोगे दिखेगा। देखो प्राइस इंडेक्स आपका ये है 150% और क्वांटिटी इंडेक्स है 75%। तो इनका आपको, इनके रेशियो का आपको प्रोडक्ट निकालना है। रेशियो का प्रोडक्ट निकालना है तो परसेंटेज को नंबर्स में कन्वर्ट करो। तो 150% मतलब होता है 1.50 और 75% मतलब होता है 0.75 और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है 1.125। ये आंसर आ गया। मैं आपको एक क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, वो कर लो ट्राई। क्योंकि बाकी के क्वेश्चंस तो आप लोग कर लोगे। 35 का आंसर बताओ जल्दी से। फिशर्स आइडल इंडेक्स इज अर्थमेटिक मीन ऑफ LNP, मीडियन ऑफ LNP, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ LNP, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बोलिस एंड पाशेस। सी ऑप्शन, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ LNP। ये एग्जाम में आ सकता है। ये CLI है, CLI कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स CLI। नंबर्स आर आल्सो यूज्ड टू फाइंड रियल वेजेस बाय द प्रोसेस ऑफ, ये जो मैंने आपको अभी बताया भी था कि डिफ्लेटिंग ऑफ इंडेक्स नंबर और रियल वेजेस का जो निकालने का तरीका वो सेम ही होता है। तो आप बोलोगे डिफ्लेटिंग ऑफ इंडेक्स नंबर वाले प्रोसेस से ही आप रियल वेजेस निकालते हो। दोनों का फॉर्मूला भी सेम है, अगर आप ध्यान दो तो दोनों का फॉर्मूला भी सेम है। ये देखो डिफ्लेटेड इनकम और रियल वेजेस का फॉर्मूला सेम है। मनी वेजेस की जगह करंट वैल्यू आ गया, CI अपन नीचे प्राइस इंडेक्स, यहाँ पे भी नीचे प्राइस इंडेक्स, इधर भी into 100 इधर भी into 100, तो दोनों एक ही चीज़ होती है, दोनों के फॉर्मूला भी सेम है। आओ ये क्वेश्चन लिख लो। Price index goes up from 125 to 350 and salary of a worker goes up from 1000 to 2000. How much additional salary should a worker get to maintain his previous standard of living, to maintain his previous standard of living? 800। तो वही यूनिटरी मेथड लगाओ सीधा सीधा। अब बोलो जब एक प्लेट मोमोज 125 के आते थे तो इसकी सैलरी 1000 रुपये थी, और अब जब एक प्लेट मोमोज 350 रुपये के आ रहे हैं तो इसकी सैलरी कितनी हो जानी चाहिए? मान के चलो x, वैसे तो गिवन है 2000 है, बट अभी आपको निकालना है एडिशनल सैलरी कितनी बढ़नी चाहिए, तो आप निकाल लो, अभी आप मान लो x हो जानी चाहिए।
आपको x निकालना है, तो आप बोलोगे 125x इज इक्वल्स टू 350 इंटू 1000, तो x हो जाएगा 350 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन 125, तो ये इंटू 8 होता है, और 35 इंटू 8 2800 होता है, 280 होता है, और एक ज़ीरो भी है, 350 होता है 2800, और इसकी सैलरी है कितनी 2000, तो एडिशनल इनकम जो इसको मिलनी चाहिए वो हो गई 800। अब समझ आ गया वाले क्वेश्चन कैसे करना है? हाँ जी बच्चों, इजी है, चैप्टर इजी लगा? चलो फिनिश चैप्टर, फिनिश, वेरी गुड भूमि, सभी ने सही आंसर दिया। हमें 36 मिनट हो गए हैं, ये मुझे लगा था आधा घंटा लगेगा और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, 6 मिनट ऊपर लग गए, कोई बात। आइए जी, हेडिंग डालिए प्रोबेबिलिटी। सारे बच्चे हेडिंग डालेंगे प्रोबेबिलिटी। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है। मेन बातें बताऊंगा, ठीक है ना, मेन बातें बताऊंगा, जल्दी चैप्टर फिनिश करेंगे, अगली क्लास में फिनिश कर देंगे। मैथ्स के पेपर में पास होने की प्रोबेबिलिटी, ये मुझे डेटा चाहिए, मैं अभी मैम से लेके बताता हूँ। अच्छा वैसे हो जाएंगे 60-70% बच्चे पास। लॉ में तो भाई अराउंड 40-50% बच्चे पास होते हैं, बल्कि और कम। आइए जी, देखो मैथ्स का पेपर आप लोग अपना भी देखना, अगर आप उसमें पूछना, आप तो ये उम्मीद करो कि हम पास हो जाएं, बट अगर किसी का रुका है तो ज़्यादातर आप देखोगे लॉ की वजह से रुका है। दूसरे नंबर पे मैथ्स, बट काफ़ी कम बच्चे होते हैं जो मैथ्स की वजह से रुक जाते हैं, लॉ में पास हो जाते हैं। उल्टा ज़्यादा होता है, मैथ्स में पास हो जाता है, लॉ में रुक जाते हैं। देखो एग्ज़ाम मैं आपको बताता हूँ, एग्ज़ाम जो है उसके अंदर हमेशा मिक्स होता है इजी, मीडियम और हार्ड क्वेश्चन का, हर बार हर अटेम्प्ट में होता है। बस फ़र्क यह है कि उनने स्टार्टिंग में कौन से क्वेश्चन डाले हैं। अगर स्टार्टिंग में आपको दिख गया इजी क्वेश्चन और मुश्किल क्वेश्चन एंड में है, तो आपको ये लगता है कि पेपर इजी था, बट वही अगर वो 4, 5, 6, 10 क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही डाल दिए तो आपको लगता है पेपर हार्ड था। ठीक है, तो होते हर पेपर में हर टाइप के क्वेश्चन है, इजी भी होते हैं, मीडियम भी होते हैं, हार्ड भी होते हैं, बस वो कहाँ पर है, इससे पेपर आसान मुश्किल आपके दिमाग में वो सेट हो जाता है। हो सकता है ना वो पहले स्टार्टिंग में 10 क्वेश्चन इजी हो, तो इसके लिए आपको अप्रोच जो लेनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको मैथ्स के पेपर में जो 2 घंटे मिलते हैं, इसमें आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है जो क्वेश्चन का रीडिंग टाइम कम है। तो आपको देख के पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन 2-3 लाइन का है, रीडिंग टाइम कम है, उसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन। फिर आपको देखते ही क्वेश्चन समझ आएगा विदिन 2-3 सेकेंड्स कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है, ये एलआर का है, ये मैथ्स का है, मैथ्स में मैथमेटिक्स और फाइनेंस का है। कौन किसका फ़ोन है ये, ठीक है ना, एलआर में, और अगर मैथ्स में तो मैथमेटिक्स और फाइनेंस का है, अगर स्टैट्स का है तो एमसीटी एमओडी किसका है। तो आपको अगर लगता है कि ये क्वेश्चन लेट से मैथमेटिक्स और फाइनेंस का और ये चैप्टर आपने बहुत अच्छे से किया है और आपको क्वेश्चन देखते ही और 3-4 सेकंड में फील आ जाएगा ये क्वेश्चन मुझसे हो जाएगा, तो अगर आप 100% श्योर हो क्वेश्चन को देखकर कि हाँ मैं कर लूँगा, तो ऐसे क्वेश्चन आपको पहले करने हैं। सारे पूरे पेपर में ये करना है। क्वेश्चन पहला देखा, अरे तो एमएफ का क्वेश्चन है, कर लो, आपको पता है कि हो जाएगा अगर, तो कर लो। फिर दूसरा क्वेश्चन देखा कि अरे ये तो एलआर का क्वेश्चन है, ये भी हो जाएगा, कर लिया, ठीक है ना। अगर वो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है तो कोशिश करना बाद में करो, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में कई बार टाइम ज़्यादा लग जाता है, पता नहीं चलता, लगता है ऐसा है कि इजी है बट टाइम लग जाता है, उसको एंड में करना,
फिर अगर आपका अगला क्वेश्चन आ गया लेट से MOF या फिर इसका MCT MOD का, तो आपको पता है कि भाई हाँ हो जाएगा, चैप्टर अच्छे से किया है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पहले कर लो। और जैसे आपको कोई क्वेश्चन दिखे APGP का दिख गया, लॉगरिथम का दिख गया, जो देखने में लग रहा है तो बहुत मुश्किल सा लग रहा है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, जिसमें आपको डाउट है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, करके देखना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन आप बाद में करना। पहले उन क्वेश्चंस को निपटा लो जो आपको देखते ही फील दे रहे हैं कि हाँ ये हो जाएगा, सारे क्वेश्चन निपटा लो। ऐसे कम से कम 50-60 क्वेश्चन होंगे जो आपको देखते ही फील होगा कि हाँ ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हो गए। अब आपका जो पेपर बचा है, और ये क्वेश्चन जल्दी भी हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, क्योंकि आपको फील जब अंदर से आ रहा है कि हो जाएगा, ईजी है, तो वो जल्दी कर भी लोगे आप, उसमें टाइम नहीं लगेगा। तो आपका ऑलमोस्ट 1 घंटे में 50-60 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आपके पास 1 घंटा और बचा है, इसके अंदर आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, रिमेनिंग 40-50 क्वेश्चन करने हैं। बट आप एक चीज में आपके दिमाग में एक संतुष्टि है कि जितना पेपर मुझे अच्छे से आता तो वो तो मैं कर चुका हूँ, ऐसा नहीं होगा कि आता हुआ पेपर छूट गया, ठीक है ना। वरना अगर आप एक सीक्वेंस में चलते हो तो कई बार ऐसा होता है कि आता हुआ पेपर छोड़ आते हो, वो ज़्यादा दिक्कत वाली बात होती है। तो आपके एक फील रहेगा कि भाई आता हुआ पेपर तो मैंने कर लिया, अब जिस पेपर में थोड़ा थोड़ा डाउट है वो पेपर बचा है। अब आप करो उन क्वेश्चंस को जिनका रीडिंग टाइम आपको लग रहा है थोड़ा ज़्यादा है, बड़े क्वेश्चन है, रीडिंग टाइम ज़्यादा है और देख करके लग रहा है हाँ बट हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन करने लग जाओ। ये क्वेश्चन हो जाए, फिर आओ आप किस कैटेगरी पर, उस कैटेगरी पर जिसको आपको देख करके लगता है कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन ट्राई करने में टाइम ले जाते हैं, 1 मिनट में नहीं होते सॉल्व, ठीक है ना। ट्राई करने में हो भी सकता है 1 मिनट में हो सकता है 2 मिनट ले ले, इन क्वेश्चंस को करना है। और एंड में आपको वो क्वेश्चन छोड़ने हैं जो आपको देख के लग रहा है भाई ये तो मेरे बस का है नहीं, या मैंने चैप्टर ही नहीं पढ़ा, उन क्वेश्चंस को छोड़ देना है। तो आप अपना जो 2 घंटे का है मैक्सिमम आउटपुट लेकर के आप आओगे अपने पेपर में। गलती से भी सीक्वेंस में मत शुरू कर देना, ये सबसे बेकार अप्रोच होती है, ठीक है ना। और कोशिश करना कि सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन एंड में करो, अगर आते भी हैं तब भी एंड में करो देख करके, क्योंकि वो कई बार टाइम ले जाते हैं। बाकी नंबर सीरीज के हो जाते हैं जल्दी, कोडिंग डिकोडिंग के जल्दी हो जाते हैं, डायरेक्शन टेस्ट के भी जल्दी हो जाते हैं और ब्लड रिलेशन के भी हो जाते हैं, बट सीटिंग अरेंजमेंट कई बार टाइम ले जाते हैं, उनको एंड में करना। और प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं। तो भाई प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, भावना, अच्छा। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है वही चांसेस, संभावना, किसी भी चीज के होने के चांसेस को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला बहुत इजी है, सबसे इजी फॉर्मूला दुनिया का, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, दुनिया का सबसे इजी फॉर्मूला है ये, ठीक है ना, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अब चैप्टर में मुश्किल क्या है, चैप्टर में मुश्किल है क्वेश्चंस पढ़ के कई बार समझ नहीं आता कि टोटल आउटकम्स कितने होंगे एंड फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, बस ये चीज़ मुश्किल हो जाती है कभी कभी, और वही इस चैप्टर की थोड़ी मुश्किल एरिया है, वरना चैप्टर में कुछ है नहीं। अब अगर इस फॉर्मूले को आपको एक्सपर्टीज, इस फॉर्मूले में एक्सपर्टीज पानी, यानी कि आपको हर टाइप के क्वेश्चन में फेवरेबल और टोटल आउटकम निकालना सीखना है, तो चैप्टर आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। आज की क्लास अगली क्लास में खत्म हो जाएगा, बहुत ईजी चैप्टर, ध्यान से करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उसकी कॉइन्स की। पहला टॉपिक है हमारा कॉइन्स। अब अगर केस 1, अगर मैंने एक कॉइन टॉस किया है, सुन लो, अगर मैंने एक कॉइन टॉस किया है तो बताओ टोटल आउटकम्स क्या है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी दो ही आउटकम्स है टोटल। अब मैं जानना चाहता हूं क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। अब बताओ इन दो आउटकम्स में हेड कितने हैं, एक, यानी कि एक आउटकम फेवरेबल है, और टोटल आउटकम कितने हैं, 2, यानी कि हेड आने के चांसेस क्या है, 1/2, यानी कि 50%। इसको आप 50% भी बोल सकते हो, क्योंकि 1/2 मतलब होता है 0.5, और 0.5 मतलब होता है 50% × 100 करोगे तो। अच्छा, फिर टेल आने के चांसेस जानने तो क्या होंगे, अगेन 1/2। तो आपको पता है कि अगर आप एक कॉइन टॉस करते हो तो हेड और टेल आने के चांसेस 50-50 होते हैं, ठीक है। अब 2 कॉइन की बात करते हैं। आपने 2 कॉइन टॉस करे हैं, या फिर आपने एक कॉइन को 2 बार टॉस किया है, कुछ भी समझ लो, ऐसा मानते हैं आपने एक कॉइन को 2 बार टॉस किया है। अब आप मुझे बताइए कि आपके क्या क्या आउटकम आ सकते हैं। आप बोलोगे कि सर हो सकता है कि दोनों में हेड आ जाए, हो सकता है पहले में हेड दूसरे में टेल आ जाए, हो सकता है पहले में टेल दूसरे में हेड आ जाए, और हो सकता है दोनों में टेल आ जाए। यही आपके आउटकम्स है पॉसिबल, 4। अब आप जानना चाहते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड। 1 हेड, एक हेड आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/4। एक हेड इसमें है और एक हेड इसमें है। मैंने एटलीस्ट 1 हेड नहीं बोला, मैंने सिर्फ 1 हेड बोला है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड। तो आप बोलोगे कि सर ये वाला जो आउटकम था जिसमें पहले हेड दूसरा टेल आया था, इस आउटकम में
हमारे पास एक हेड है, और ये वाला आउटकम जो फिर पहला टेल दूसरा हेड है, इस पे भी एक हेड है, बट पहला आउटकम और आखिरी आउटकम में 2 हेड और 0 हेड है, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी हो गई 2 फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल 4 आउटकम। अच्छा, अगर मैं जानना चाहता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड, तो आंसर क्या होगा? तो एटलीस्ट 1 हेड का मतलब है कम से कम एक हेड आया हो। अब ये आउटकम भी फेवरेबल आउटकम बन जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 3/4। अगर मैं जानना चाहता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, तो आंसर क्या हो जाएगा? नो हेड ये वाला है, एक भी हेड ना है, तो 1/4। एक फेवरेबल आउटकम है, टोटल 4 आउटकम है, तो 25% चांसेस हैं। देखो इन चारों के आने के 25% चांस है, दोनों हेड आएंगे 25% चांस, दोनों टेल आएंगे 25% चांस, पहला हेड दूसरा टेल आएगा 25% चांस, पहला टेल दूसरा हेड आएगा 25% चांस, हर एक के 25% चांस है। तो अगर दोनों टेल आएंगे तो इसके कितने परसेंट चांस है? 25%, यानी कि 1/4। अब एटलीस्ट 1 हेड का मतलब है या तो ये आउटकम आ जाए या ये आ जाए, ये आ जाए। 25 कितना होता है? 75%। 3/4 कितना होता है? 75%। क्लियर हो गई बात? इजी है। अब आते हैं 3 कॉइन टॉस के हैं। कौन बताएगा टोटल आउटकम्स क्या क्या होंगे? वैसे मैं आपको बताऊं, टोटल आउटकम्स निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है कॉइन का, और वो होता है 2n। यहाँ पे n मतलब होता है नंबर ऑफ कॉइन्स टॉस्ड या फिर नंबर ऑफ टाइम्स कॉइन टॉस्ड। तो यहाँ पर 3 कॉइन टॉस करें तो 2/3 8 आउटकम्स होंगे। क्लियर? अब 8 आउटकम क्या होंगे? पहला हेड आया, दूसरा भी हेड आया, तीसरा भी हेड आया। अब हम डिस्कस करते हैं ऐसे आउटकम जिसमें 2 हेड आ रहे हैं। पहले तो तीनों हेड वाले कर, अब 2 हेड वाले करते हैं। तो 2 हेड कैसे कैसे आ सकते हैं? पहला दूसरा हेड है, तीसरा टेल है, पहला हेड दूसरा टेल तीसरा हेड है, और पहला टेल है दूसरा तीसरा हेड है। यही हो सकते हैं 2 हेड आने के आउटकम्स, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकते। अब एक हेड की बात करते हैं कि एक हेड आया है, तो हेड टेल टेल आ सकता है, टेल हेड टेल आ सकता है, और टेल टेल हेड आ सकता है। और अब हम बात करते हैं 0 हेड की, तो 0 हेड मतलब टेल टेल टेल। तो 3 हेड, 2 हेड, 1 हेड और 0 हेड। इसमें क्या है? 3 हेड, यहाँ पे क्या है? 2 हेड्स, यहाँ पे क्या है? 1 हेड, और यहाँ पे क्या है? 0 हेड। और यही अगर हम टेल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 3 टेल आ सकते हैं, 2 टेल आ सकते हैं, 1 टेल आ सकता है, और 0 टेल आ सकता है। किसी भी एंगल से बात कर लो, बात एक ही है। या तो हेड को पकड़ के बात कर लो या टेल को पकड़ के बात कर लो। ठीक है जी। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं जानना चाहता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड, सबकी बात कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 हेड, जल्दी बताइए। तो बोलोगे सर 1/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, कितने आउटकम में 1 हेड आ रहा है? 1 हेड के 1, 2, 3 आउटकम है, 3/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, अगेन 3/8, क्योंकि इन 3 आउटकम में 2 हेड है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड, आप बोलोगे 1/8। और आपको पता है कि सम ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या होता है? सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ, आपको सम करना है सभी प्रोबेबिलिटीज का। कौन सी प्रोबेबिलिटीज? सारे पॉसिबल आउटकम की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगा। जैसे अगर मैं एक बार कॉइन टॉस कर रहा हूँ, मैं जानना चाहता हूँ बताओ हेड आने की और टेल आने की प्रोबेबिलिटी का सम टोटल क्या होगा? 1 होगा। 50-50% चांस है, टोटल ऐड करोगे तो 100%। ऐसे इन सब का टोटल क्या आएगा? 1 आएगा। अभी बात समझ क्लियर है? बट अब हम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड वाले बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड क्या होगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 2 हेड क्या होगा? बताइए जी। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब क्या है? पहले तो बताओ। ज्यादा से ज्यादा 2 हेड या कम से कम 2 हेड? कम से कम 2 हेड। कम से कम 2 हेड यानी कि 2 हेड या 2 से ज्यादा हेड, यानी कि ये वाला आउटकम और ये वाला आउटकम फेवरेबल आउटकम है। ये 3 है और ये 1 है, तो आंसर क्या हो गया? 3/4 प्लस 1/4 यानी कि सॉरी 3/8 प्लस 1/8 यानी कि 4/8, यानी कि 1/2। और एटमोस्ट 2 हेड का क्या मतलब है? ज्यादा से ज्यादा 2 हेड। ज्यादा से ज्यादा 2 हेड का क्या मतलब है? 2 हेड या उससे कम हेड। 2 हेड या उससे कम हेड, ये फेवरेबल आउटकम्स है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 7/8। ये 3 आउटकम, ये 3 आउटकम और ये एक सिंगल आउटकम, ठीक है ना, ये सारे फेवरेबल है। एटमोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा 2 हेड है।
या तो 2 हेड है या उससे कम हेड है, तो 2 हेड या उससे कम हेड, 2 हेड, 1 हेड और 0 हेड है, तो इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दो। तो 3/8 प्लस 3/8 प्लस 1/8 कितना होता है 7/8। आ रही बात समझ? हाँ जी बच्चों, ये एटलीस्ट एटमोस्ट में एग्जाम में काफ़ी बच्चे गलती करते हैं, इसको ध्यान से देख लेना। पहले तो दिमाग में लेकर के आना इसका हिंदी वर्जन कि एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम 2 हेड या ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड। अगर लगता है कि कम से कम 2 हेड, तो कम से कम 2 हेड का मतलब है 2 या 2 से ज़्यादा हेड। तो आप देखो कि 2 या 2 से ज़्यादा हेड किन केसेस में आ रहा है। और एटमोस्ट का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड। ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड का क्या मतलब है कि 2 हेड है उससे कम हेड, 2 हेड है उससे कम हेड कितने केसेस में आ रहा है। इस तरीके से फिर आप प्रोबेबिलिटीज ढूंढना, ठीक है ना, कंफ्यूज मत हो जाना एटलीस्ट एटमोस्ट पे। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। अगर मैं एक कॉइन को 4 बार या फिर 4 कॉइन को टॉस करता हूं तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 2 की पावर 4 16, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और फिर उसका आंसर निकालने में और उसके आउटकम्स लिखने में टाइम लग जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें 4 कॉइन टॉस किए जा रहे हो, 5 कॉइन टॉस किए जा रहे हो, 6 9 10 कॉइन टॉस किए जा रहे हो, 10 कॉइन टॉस करोगे तो कितने टोटल आउटकम्स आएंगे? 2 की पावर 10 1024। उनको लिखना, फिर उसमें देखना किस किस में 1 हेड आ रहा है, किस किस में 2 हेड आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, आधा घंटा लग जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं क्या? आते हैं और बहुत आते हैं। बट इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो तरीका है वो अगले चैप्टर में है, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में है। ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आप पढ़ोगे और विद इन 20 सेकंड, विद इन 10 सेकंड, विद इन 30 सेकंड आपके आंसर आएंगे इन क्वेश्चंस के भी, ठीक है ना। 8 बार कॉइन टॉस के बताओ 5 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, विद इन 30 सेकंड आंसर निकल जाएगा इसका, ठीक है। वो थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट है उस चैप्टर के अंदर थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो वो थोड़ा जल्दी आंसर निकाल करके देते हैं। अच्छा, उस चैप्टर की खासियत है कि उसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता, जैसे यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ता है ना सोचने में, वहाँ पे दिमाग नहीं लगाना, वहाँ पे फॉर्मूला है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। हाँ, NCx p पर x q पर n माइनस x। चलो जी, कॉइन का हमने केस कर लिया, पहला केस। दूसरे केस पर आ जाते हैं डाइस। तो डाइस सभी को पता होगा, लूडो खेला होगा सभी ने, लूडो में वो एक होता है डाइस। अच्छा, एक डाइस में कितने आउटकम आते हैं, कितने आउटकम्स होते हैं? 6। एक आ सकता है, 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो एक डाइस की हम बात नहीं करते, क्योंकि अगर एक डाइस का क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा कि एक डाइस फेंका, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 6 आया होगा, क्या प्रोबेबिलिटी की 5 आया होगा, क्या प्रोबेबिलिटी की प्राइम नंबर आया होगा। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2 4 2 3 और 5, 2 3 और 5, ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी की इवन नंबर आया होगा, क्या प्रोबेबिलिटी ऑर्डर नंबर आया होगा, तो इन सब के आंसर क्या हो गए? 1/2 1/2। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, तो हम सीधा सीधा शुरू करते हैं विद 2 डाइस, ठीक है ना। सीधा शुरू करते हैं विद 2 डाइस। 3 डाइस का नहीं आता एग्जाम में क्वेश्चन, अगेन अगर आया तो फिर वो अगला चैप्टर जो है उससे सॉल्व होता है, वैसे तो आता ही नहीं है। अब हम बात करते हैं सीधा 2 डाइस की। अब आप मुझे बताइए, अगर हम 2 डाइस फेंकते हैं तो टोटल आउटकम्स कितने आएंगे? तो टोटल आउटकम्स निकालने का फॉर्मूला है यहाँ पर, वेरी गुड, 6 टू द पावर n। तो अगर एक डाइस फेंका है तो 6 की पावर 1 6 होता है, 2 डाइस फेंके तो 6 की पावर 2 36 होते हैं। अब आप बोलोगे सर 36 आउटकम कैसे आ सकते हैं? ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे भाई, हाँ वही है, कुछ अलग नहीं है, वही सब चीज़ें हैं। अच्छा, 2 डाइस अगर फेंके जा रहे हैं तो सबसे कम सम क्या आ सकता है? सबसे कम सम कितना आ सकता है? 2, क्योंकि दोनों डाइस पर अगर एक एक आया तो उनको ऐड करने से, सम मतलब ऐड करना, क्या होगा? 2 होगा। तो 2 से कम सम आ ही नहीं सकता 2 डाइस के फेंके जाने पर। अरे पेन बीच में फंस गया, एक मिनट रुकना। हाँ जी, 2 से कम सम आ ही नहीं सकता 2 डाइस के फेंके जाने पर। और मैक्सिमम सम कितना आ सकता है? हाईएस्ट नंबर दोनों डाइस पे 6 आ सकता है, उनका सम कितना होता है? 12। तो सम 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है जी, यहाँ पे लिख दूंगा मैं टोटल। बताओ जी, आउटकम्स, अगर सम 2 आया है तो आउटकम क्या होगा? दोनों डाइस पे 1 1 आया होगा। अगर सम 3 आया है तो आउटकम क्या होगा? या तो 1 2 आया होगा या
2 1 आया होगा। पहले डाइस पे 1 दूसरे पे 2 या पहले पे 2 दूसरे पे 1। अगर सम 4 आया है तो 1 3 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 3 1 आ सकता है। वेरी गुड। अगर सम 5 आया तो 1 4 2 3 3 2 4 1। वेरी गुड। अब ये पहाड़ बनता जाएगा, दिख रहा है ना, एक एक बढ़ता जाएगा और फिर 7 के बाद वापस से कम होता जाएगा। 6 अगर आया है सम तो 1 5 2 4 3 3 4 2 और 5 1 1 5 तो हो गया। तो आपको करना क्या है, पहला वाला नंबर बढ़ाते रहो और दूसरा देखते रहो क्या होगा। अगर सम 6 चाहिए तो 6 माइनस पहला नंबर, ठीक है ना। तो पहला नंबर 1, सम 7 चाहिए तो दूसरा नंबर 6 होगा, पहला नंबर 2 तो दूसरा नंबर 5, पहला नंबर 3 तो दूसरा नंबर 4, पहला नंबर 4 तो दूसरा नंबर 3, पहला नंबर 5 तो दूसरा नंबर 2, पहला नंबर 6 तो दूसरा नंबर 1। कितना आउटकम हो गए? 6। तो अभी तक हमने कितने आउटकम लिख लिए? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, 6 + 1 7 × 6 42/2 21। ये 21 आउटकम हो गए। हाँ हाँ, वो उसी में डाला मैंने, n + 1/2। आइए जी, अब 8 अगर सम चाहिए तो पहले डाइस पर 1 आने से काम चलेगा क्या? अगर 1 आ गया और दूसरे पे 6 आ गया तब भी 8 सम नहीं आ सकता। पहले कम से कम 2 आना चाहिए। 2 6 से आ सकता है 8, 3 5 से आ सकता है, 4 4 से आ सकता है, 5 3 से आ सकता है, फिर 6 2 से आ सकता है। ठीक है, 2 3 4 5 6 के बाद 7 तो होता नहीं है डाइस पर। अगला 3 6 4 5 5 4 6 3। वेरी गुड। 10, ये तो 9 के लिए हो गया। 10 के लिए 4 6 5 5 6 4। 11 के लिए 5 6 6 5 और 12 के लिए 6 6। अब अगर इनकी प्रोबेबिलिटीज जाननी है तो टोटल आउटकम कितने हो गए? 36 हो गए। काउंट कर लेना, ठीक है ना। 21 यहाँ तक हो गए थे, 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। ठीक है। आइए जी, प्रोबेबिलिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सम 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? आपने 2 डाइस फेंके, सम 2 आएगा, प्रोबेबिलिटी क्या है? दोनों पर 1 1 आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/36। फिर 3 सम आने की 2/36। सम 4 आने की, ऐसे एक एक नंबर बढ़ाते जाओ। ठीक है ना, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया बट देख लेना। 5/36, 4/36, 3/36, 2/36 और 1/36। यानी सबसे कम प्रोबेबिलिटी किसकी होती है? सम 2 आने की या सम 12 आने की। यानी दोनों डाइस पर 1 1 आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है, और दोनों डाइस पर 6 6 आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है। ठीक है जी, क्लियर है? आइए जी, अब इसके एक बार हम जल्दी से कॉइन के और डाइसेस के क्वेश्चन देख लेते हैं बुक से, 2 4, बाकी आपको खुद ही करने होंगे। क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं कॉइन के 74 से। 74 से स्टार्ट है। अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। ये अभी टाइप्स ऑफ इवेंट करेंगे, उसके बाद करना, भी छोड़ो इसको। इफ एन अनबाइस्ड कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एटलीस्ट 1 टेल इज। कर लोगे? एक कॉइन को आपने 2 बार टॉस किया है तो हेड हेड आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल टेल आ सकता है। ऑब्टेन एटलीस्ट 1 टेल का क्या मतलब है? एटलीस्ट 1 टेल का मतलब है कम से कम 1 टेल, यानी 1 टेल या 1 से ज्यादा टेल। 1 टेल इसमें, 1 टेल इसमें, 1 से ज्यादा टेल इसमें है, तो 3/4 यानी कि 0.75। ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन खुद करना आप, जिसमें कोई मुश्किल होगा वो कर लेंगे, बाकी आपको खुद ही करना है। इसको बताओ 80 का, बहुत इजी है। 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग नॉट लेस देन 3 हेड इज। नॉट लेस देन 3 हेड का मतलब क्या है? 3 हेड्स, और वो क्या होती है? 1/8। ठीक
ठीक है ना, नॉट लेस देन 3 हेड का मतलब है 3 या 3 से ज़्यादा हेड। 3 से ज़्यादा हेड तो आ ही नहीं सकता 3 बार कॉइन टॉस करने में, 3 ही आ सकते हैं मैक्स टू मैक्स, तो 3 हेड की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। ये वाला क्वेश्चन आप करोगे अगले चैप्टर में, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट है, उसका यूज़ करके जल्दी हो जाएगा, वरना टाइम लगेगा। ये यहाँ तक हो गया, वो बाद में डिस्कस करेंगे अभी नहीं। अगला, प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एन इवन नंबर विथ एन ऑर्डिनरी 6 फेस्ड डाइसेस। आपने एक डाइस फेंका है, क्या प्रोबेबिलिटी की इवन नंबर आया होगा? कितने इवन नंबर होते हैं? 3, 2, 4 और 6, तो 3 फेवरेबल आउटकम है, टोटल आउटकम कितने हैं? तो आंसर हो गया 1/2। क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपने अगर डाइस फेंका है तो उसमें मोर देन 5 आपका आया होगा, तो मोर देन 5 एक ही नंबर होता है 6, और 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/6। ये इजी क्वेश्चन है, ये सारे ट्राई कर लेना। ये देखो 88, 2 डाइसेस आर थ्रोन टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट द डिफरेंस ऑफ नंबर शोन एज 2। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो 2 नंबर्स आपके आए हैं, दोनों डाइस पर जो 2 नंबर आए हैं नंबर्स, उनमें डिफरेंस ऑफ 2 होगा, ठीक है ना। तो देखो डिफरेंस ऑफ 2 कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ पर 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 आ रहा है, डिफरेंस ऑफ 2 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, बस और कहीं नहीं आ रहा। दोनों नंबर पे जो डिफरेंस हो 2 का होना चाहिए, इन्हीं जगह आ रहा है। 3 1 में 2 का डिफरेंस है, 2 4 में, 4 2 में, 3 5 में, 5 3 में, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/36 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 8/36, 8 का आधा 4, 36 का आधा 18, 4 का आधा 2, 8 का 18 का आधा 9, तो 2/9 आंसर हो जाएगा। हाँ, नेगेटिव 2,5 में तो 3 का गैप आ गया ना। आप बाकी जितने भी नंबर्स देख रहे हो उसमें 2 का गैप किसी में भी नहीं है। 2 5 में 3 का गैप है, 4 4 में 0 का गैप है, 6 2 में 4 का गैप है, आपको 2 के गैप वाले देखने हैं फिर, ठीक है जी। आइए जी, अब देखो 89 क्वेश्चन बहुत इजी है। 2 डाइसेस आर थ्रोन टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट द सम ऑफ नंबर्स शोन इज ग्रेटर देन 5। क्या प्रोबेबिलिटी के जो सम है वो ग्रेटर देन 5 होगा? सम ग्रेटर देन 5, तो सम ग्रेटर देन 5 का क्या मतलब है, जल्दी बताओ। इनके आउटकम्स कितने कितने आउटकम है, तो आपको पता है 6 का होता है 5/36, 1 2 3 4 5, तो 5 + 6 11 + 5 16 + 4 20 + 3 23 + 2 25 + 1 26, तो आंसर हो जाएगा 26/36, 13/18। समझ आ गई बात। सम जो है 5 से बड़ा होना चाहिए, तो सम 6 7 8 9 10 11 12 ये वाले आउटकम्स आपको लेने हैं। तो हमने ये सारे आउटकम्स को ऐड किया तो आए 26 आउटकम, और टोटल आउटकम कितने हैं 36, तो 26/36 आंसर आ गया 13/18। कर लोगे बाकी क्वेश्चन, समझ आ गए कैसे क्वेश्चन होते हैं डाइस से रिलेटेड। आओ जब कार्ड से रिलेटेड, तीसरी टॉपिक है कार्ड, तीसरा टॉपिक है कार्ड। सुनेगा, कार्ड के अंदर हम थोड़ी डिस्कशन ज़्यादा करेंगे, समझाऊंगा क्यों। पहली बात, कार्ड कितने होते हैं, किसी को आइडिया? तो कई बार बहुत बच्चे होते हैं जिन्हें कार्ड्स कभी देखे भी नहीं होते, खेले नहीं होते, नहीं पता होता, तो हमें बेसिक से कवर करना पड़ता है। अच्छा, कितने बच्चे हैं जिनको कार्ड्स के बारे में आइडिया नहीं है? तो काफी है। सुनिएगा, कार्ड्स टोटल 52 होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। प्लेइंग कार्ड्स, इनको हम प्लेइंग कार्ड्स भी बोलते हैं। ऊनो की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे, ठीक है ना, कहीं सोचो ऊनो की बात कर रहे हो, ठीक है ना, हम ताश के कार्ड्स जो होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर आप समझना, आपके जो कार्ड्स होते हैं उसमें 4 कैटेगरीज होती हैं।
ये होता है हुक्म, ये होती है चिड़ी, चिड़ी। अभी मैं इंग्लिश वाले नाम लिखूंगा, एग्जाम में इंग्लिश वाले ही आएंगे। एक होता है हार्ट और एक होता है ईंट या फिर डायमंड। अब इनके नाम लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए। ये होता है हार्ट, ये होता है डायमंड, ये होता है स्पेड, ये होता है क्लब। अब अगर आप 52 कार्ड को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हो तो हर एक कैटेगरी में कितने कार्ड्स आएंगे? 13। तो स्पेड भी 13 होते हैं, क्लब भी 13 होते हैं, हार्ट भी 13 होते हैं और डायमंड भी 13 होते हैं। तो आप बच्चों मुझे बताइए कि टोटल रेड कार्ड्स कितने हो गए? 26। और टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने हो गए? 26। तो 26 प्लस 26 टोटल 52 कार्ड्स हो गए, 52 कार्ड्स हो गए। अब अगर हम बात करें 13 कार्ड्स जो है, 13 स्पेड के कार्ड्स जो है, ये कौन कौन से होते हैं? तो इसमें होता है सबसे बड़ा कार्ड पूरी ताश की कड्डी का, हुक्म का इक्का, सुना भी होगा आपने, एस, इसको बोलते हैं एस, हुक्म का इक्का। हुक्म यानी कि स्पेड, स्पेड का इक्का इज दी बिगेस्ट कार्ड ऑफ 52 कार्ड्स। फिर एस के बाद, एस मतलब 1 होता है, ठीक है ना, एस मतलब 1। एस के बाद आता है 1 के बाद 2, ठीक है ना, 2 ऑफ एस, 3 ऑफ एस, 4 ऑफ एस, 5 ऑफ एस, 6 ऑफ एस, 7 ऑफ एस, 8 ऑफ स्पेस, 9 ऑफ स्पेड, स्पेस स्पेड, 10 ऑफ स्पेड, ठीक है ना, 10 ऑफ स्पेड। तो ये एस 2 3 4 5 6 अप टू 10 ऑफ स्पेड होते हैं। तो 10 कार्ड्स हो गए। 3 बचे, जैक, क्वीन एंड किंग, ठीक है ना। तो हुक्म का इक्का तो एस हो गया और हुक्म का बादशाह, ठीक है ना, किंग हो गया। हुक्म की क्वीन रानी और हुक्म का गुलाम, गुलाम यानी कि जैक, ठीक है ना, गुलाम इसको कहते हैं। हिंदी वाले जो हैं उनको इंग्लिश वाले पता होने चाहिए, इंग्लिश वालों को हिंदी वाले पढ़ता होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो आपको इंग्लिश में आता है, तो आपको इंग्लिश पता होनी चाहिए। अब सुनिए, ये टोटल 13 कार्ड्स हो गए। अब इसके अंदर ये जो 3 कार्ड्स हैं इनको हम फेस कार्ड्स भी बोलते हैं, फेस कार्ड, ठीक है ना, फेस कार्ड। अब ये 13 सेम कॉपी पेस्ट 13 कार्ड क्लब के भी होते हैं, ये सेम 13 कार्ड हार्ट के भी होते हैं और यही सेम 13 कार्ड डायमंड के भी होते हैं। तो अब आप मुझे बताओ बच्चों, टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? तो आप बोलोगे कि सर स्पेड के 3 हैं और 4 कैटेगरीज है, स्पेड, क्लब और डायमंड और हार्ट, तो टोटल 12 फेस कार्ड हो गए, ठीक है ना। टोटल रेड कलर के फेस कार्ड कितने हो गए? रेड फेस कार्ड्स, तो आप बोलोगे 6। अच्छा, टोटल किंग कितने हो गए? तो बोलोगे सर हर एक का 1-1 है, टोटल 4। ऐसे टोटल एस कितने हो गए? 4। तो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अब अगर आपको ये बातें पता चल जाए तो आप कार्ड्स के क्वेश्चन आराम से कर पाओगे, आपके दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन है जल्दी प्रोसेस हो पाएगी। अब कार्ड के जो क्वेश्चन आते हैं 2 कैटेगरीज के आते हैं, ध्यान सुनना। पहली कैटेगरी तो इजी है, जिसमें आप एक बार में एक कार्ड पिक कर रहे हो। आपने एक कार्ड पिक किया, उससे क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ वो कार्ड किंग होगा या फिर वो किंग होगा या फिर वो हार्ट होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? किंग होगा या हार्ट होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? हार्ट होगा या एस होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक कार्ड के ईजी होते हैं, अभी हम करेंगे। बट दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ता है जब 2 कार्ड्स पिक किए जाए। कब लगाना पड़ता है? जब 2 कार्ड्स पिक किए जाए, और वहां पर हम यूज करते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। आपने जो कॉम्बिनेशन पढ़ा है उसका क्यों करते हैं ये मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा, ठीक है ना। हर एक चीज का लॉजिक है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम बात करते हैं इफ वन कार्ड इज ड्रॉन, इफ 1 कार्ड इज ड्रॉन। तो ये जी इसका क्वेश्चन है। (94) से स्टार्ट हो रहा है। A card is drawn from a well shuffled pack of playing cards. The probability that it is a spade. क्या प्रोबेबिलिटी का वो स्पेड होगा? तो जल्दी बताओ कितने स्पेड होते हैं? 13। और टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52। तो 1/4, 25% चांस,
ठीक है ना। स्पेड कौन सा होता है, अगर आप भूल गए हैं तो सुन लो बच्चों। स्पेड होता है ये वाला हुक्म, इसको स्पेड बोलता है। स्पेड 13 होते हैं। आपने कार्ड उठाया वो स्पेड है, इसकी चांसेस क्या है 25%। 13/52, टोटल 52 कार्ड्स हैं। तो फेवरेबल आउटकम आपके ये 13 हो गए, टोटल आउटकम आपके 52 हो गए। इजी क्वेश्चन था। The probability that a card drawn at random from a pack of playing card may be either a queen or an ace is। क्या प्रोबेबिलिटी कि आपने जो कार्ड उठाया है वो क्वीन है या फिर वो एस है, या मतलब कि यूनियन। तो क्वीन कितने होते हैं जल्दी बताओ? 4 क्वींस होती हैं आउट ऑफ 52 कार्ड्स। एस कितने होते हैं? 4 आउट ऑफ 52 कार्ड्स। तो टोटल क्या हो गया 8/52। 8/52 को हम 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 52 का आधा 26, 26 का आधा 13, तो 2/13 भी बोल सकते हैं। इजी था ये क्वेश्चन, क्लियर है? अच्छा, ये जो 4 क्वीन है इसमें कोई एस नहीं होगा, और ये जो 4 एस है इसमें कोई क्वीन नहीं होगा, इसमें कोई भी कॉमन कार्ड नहीं है, ठीक है ना। अब आगे चल के क्या होगा, कॉमन कार्ड भी आएंगे। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नाइदर अ ब्लैक कार्ड नॉर अ किंग। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ब्लैक भी नहीं है और वो किंग भी नहीं है, ब्लैक भी नहीं है और वो किंग भी नहीं है। तो पहला आप मुझे बताओ वो ब्लैक है या वो किंग है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? ब्लैक की प्रोबेबिलिटी है 26/52 और किंग की प्रोबेबिलिटी, वैसे तो 4 किंग होते हैं, 4/52 होना चाहिए, बट उन 4 किंग में से 2 किंग तो ब्लैक होते हैं, तो 26 कार्ड के अंदर इंक्लूडेड है। तो अब कितने बच गए? 2 रेड वाले बच गए, 2 रेड वाले बच गए, तो 2/52। तो ये प्रोबेबिलिटी को ऐड, इन दोनों को ऐड करोगे तो आंसर आएगा 28/52। ये प्रोबेबिलिटी किसकी आई है कि आपका कार्ड ब्लैक है या किंग है। बट क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि ना ही ब्लैक है ना ही किंग है, तो 1 में माइनस कर दो, ठीक है ना। 1 में माइनस कर दो, तो 1 माइनस 28/52 कितना होता है? 14/52 यही होगा, 24/52 यही होगा। 24 का आधा 12 और 52 का आधा 26, 12 का आधा 6 और इसका आधा 13, तो 6/13 आंसर आ गया। ध्यान सुनना, क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी कि अगर आप एक कार्ड उठाते हो वो कार्ड ना ही ब्लैक कार्ड है ना ही किंग है, ना ही ब्लैक है ना ही किंग है। अब इस चीज को आप समझना ध्यान से, नाइदर ब्लैक नॉर किंग, ठीक है ना। हम बोल रहे हैं नाइदर ब्लैक नॉर किंग, ठीक है ना। 1 कार्ड ड्रॉ किया और वो नाइदर ब्लैक है नॉर किंग है। तो पहले हम जानना चाहेंगे कि वो ब्लैक है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आपको पता है टोटल 26 ब्लैक कार्ड होते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 26/52। और किंग की प्रोबेबिलिटी होती है 4 किंग होते हैं, 4/52। बट दिक्कत क्या है, इन 26 कार्ड में और इन 4 कार्ड में 2 कार्ड कॉमन है, वो 2 कार्ड कॉमन है। अगर आप इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज को ऐड करते हो तो उन 2 कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी 2 बार ऐड हो गई है, तो आपको एक बार उसको माइनस करना पड़ेगा। और वो कौन कौन से कार्ड हैं? ब्लैक कलर का किंग जो कि 2 होते हैं, एक स्पेड का और एक क्लब का, एक स्पेड का एक क्लब का, तो 2 कार्ड इधर भी है 2 कार्ड इधर भी है, तो इन 2 कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी एक बार हटा दो। तो अगर आप 4/52 में 2/52 माइनस करते हो तो एक तरीके से क्या बचेगा, 2/52 ही तो बचेगा। तो मैंने सीधा सीधा 26/52 प्लस 2/52 लिख दिया था, इसलिए आ रही बात समझ, ठीक है ना। तो ये हो गया ब्लैक कार्ड के निकलने की प्रोबेबिलिटी, ये हो गई किंग के निकलने की प्रोबेबिलिटी। बट इन दोनों प्रोबेबिलिटी में 2 कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी दोनों में इंक्लूडेड है, 2 बार ऐड हो गई है, तो उसको एक बार हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए हमने क्या किया, वो 2 कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी हटा दी 2/52 करके। समझो ना, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपने जो कार्ड निकाला वो किंग है और वो स्पेड का है, 1/52। क्या प्रोबेबिलिटी कि वो किंग है और वो क्लब का है, 1/52, क्योंकि एक किंग होता है क्लब का और एक किंग होता है स्पेड का, और दोनों ही ब्लैक कार्ड होते हैं, दोनों ही ब्लैक कार्ड होते हैं। तो ये 2 प्रोबेबिलिटीज इन ये 1/52 26/52 में भी इंक्लूडेड है, और ये 1/52 ये 46/52 में भी इंक्लूडेड है दोनों।
तो आपने इसलिए ये 2 कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी हटा दी। तो आपका आंसर क्या आ गया इसका 28/52। बट आपको ये नहीं निकालना कि वो ब्लैक है या किंग है, हमने तो किसकी प्रोबेबिलिटी निकाली कि वो ब्लैक है या फिर वो किंग है, हमें नाइदर लिखा है, ना ही ब्लैक है ना ही किंग है। तो आपको पता है सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज क्या होता है 1। तो अगर आप 1 में माइनस कर दोगे, अगर आप 1 में माइनस कर दोगे ये वाली प्रोबेबिलिटी, तो आपका आंसर आ जाएगा 24/52। ऐसे समझो, ध्यान से सुनो, अगर ये समझ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो सुनना ध्यान से, आ जाएगा, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। अगर मैं बोलता हूं कि आपने कार्ड पिक, आपने 2 डाइस रोल किए, आपने 2 डाइस रोल किए, क्या प्रोबेबिलिटी की सम 2 या 3 आया होगा, या फिर 2, 3, 4 या 5 आया होगा, 2, 3, 4 या 5 आया होगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर प्रोबेबिलिटी है 1/36 प्लस 2/36 प्लस 3/36 प्लस 4/36 यानी कि 10/36। अगर मैं बोलता हूं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 डाइस रोल करने पर आपका सम 2, 3, 4 या 5 आया होगा, तो आंसर क्या होगा 10/36। बट अगर मैं इसमें ये लगा दूं कि क्या प्रोबेबिलिटी की 2 डाइस रोल करने पर आपका सम 2, 3, 4, 5 नहीं आया होगा, तो क्या करोगे? तो 1 नहीं आया होगा का क्या मतलब है, सॉरी 2, 3, 4 या 5 सम नहीं आया होगा का क्या मतलब है कि आपका सम क्या आया होगा 6 से लेकर के 12 तक आया होगा, ये इसका मतलब है। तो या तो आप 6 से लेकर के 12 तक की सम प्रोबेबिलिटीज को ऐड करो, या फिर आप इन चारों की प्रोबेबिलिटीज का टोटल, इन चारों की प्रोबेबिलिटीज का टोटल 1 में से माइनस कर दो, क्योंकि इन सब का टोटल तो 1 ही है। अगर आप 1 में इन चारों को माइनस कर दोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो किसका आएगा, बाकी क्यों सबका आएगा। अरे बात समझ, यही अप्रोच हमने इस क्वेश्चन में यूज करी है कि हमने पहले निकाला कि आपका कार्ड ब्लैक या किंग है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वही 28/52, फिर 1 में माइनस कर दिया, तो आपका कार्ड इसके अलावा कुछ और है, उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई जो हमें जाननी थी। क्लियर हो गया, आ गया समझ सबको? आइए जी 98, व्हाट इज द चांस ऑफ पिकिंग अ हार्ट और अ क्वीन नॉट ऑफ हार्ट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52। ये है ना क्वीन ऑफ नॉट, गर्ल में प्रिंट हो गया यहाँ पर, नॉट हटा दो। व्हाट इज द चांस ऑफ पिकिंग अ हार्ट और अ क्वीन ऑफ हार्ट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो आपको निकालना है या तो हार्ट या फिर नहीं, ठीक है वो नॉट सही आएगा। एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन में कुछ तो दिक्कत है। ओके, एक तरीके से आपको बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपने जो कार्ड पिक किया है वो हार्ट या क्वीन है। सिंपल, वो हार्ट है या फिर क्वीन है, वो हार्ट है या फिर क्वीन है। तो बताओ हार्ट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। बट इसके अंदर एक कार्ड क्वीन ऑफ हार्ट भी तो होगा, यानी वो क्वीन ऑफ हार्ट की प्रोबेबिलिटी इन 13 में भी इंक्लूडेड है, इन 4 में भी इंक्लूडेड है, तो माइनस कर दो। तो आंसर क्या आ गया 13 + 4 17 - 1 16/12, यानी क्या बोल सकते हो 8/26 या 4/13। तो 4/13 आपका सी ऑप्शन आ गया। क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी कि आपने जो कार्ड पिक किया है वो या तो हार्ट है या फिर वो क्वीन है। सिंपल सी लैंग्वेज में ये बोल रहा है या तो हार्ट है या क्वीन है। तो आप बोलोगे हार्ट की प्रोबेबिलिटी 13/52, क्वीन की प्रोबेबिलिटी 4/52, बट एक कार्ड कॉमन है इन दोनों के अंदर, हार्ट ऑफ क्वीन, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी इन दोनों में इंक्लूडेड है, उस कार्ड की प्रोबेबिलिटी इन दोनों में इंक्लूडेड है, तो एक बार हटा दो 1/52 एक बार हटा दो तो आपका 16/52 आ जाएगा। ठीक है ना। अगर 2 बार कोई चीज़ ऐड की जाए और एक बार हटा दी जाए, ठीक है, 2 बार कोई चीज़ ऐड की जाए एक बार हटा दी जाए तो उसका एक ही बार का इफेक्ट बचता है। अब हम आ जाते हैं आगे, ध्यान से सुनना मेरी बात को। इफ 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, अब यहां पर सारी बातें, मेरी बातें सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, सारी बातों को ध्यान सुनना है, बहुत ध्यान सुनना है, सुनिएगा। अगर हम 2 कार्ड्स ड्रॉ कर रहे हैं तो इसके 3 केसेस बनते हैं, यानी आप 2 कार्ड को 3 तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। पहला केस है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली।
तो साइमल्टेनियसली का क्या मतलब है, मैंने एक डेक थी उसको पहले कार्ड्स को शफल किया और आपको बोला 2 कार्ड्स पिक करो इसमें से, और आपको दोनों कार्ड एक साथ उठाने हैं, और मैं जानना चाहता हूँ क्या प्रोबेबिलिटी की दोनों लेट से हार्ट होंगे, मैं जानना चाहता हूँ क्या प्रोबेबिलिटी की दोनों किंग होंगे, ठीक है ना, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो कैसे निकाले इसका आंसर। और दूसरा 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ध्यान सुनना, 1 by 1, यानी एक कार्ड निकाला देखा आपने कौन सा है, फिर दूसरा कार्ड निकाला देखा कौन सा है। अब ये जो 1 by 1 है ये फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एक है विदाउट रिप्लेसमेंट और एक है विथ रिप्लेसमेंट। अब इन दोनों में क्या फर्क है, सुनना ध्यान से। आपने पहला कार्ड उठाया, एक एक करके उठा रहे हो, पहला कार्ड उठाया, अच्छा हमारी शर्त लगी है कि भाई ये डेक है, मैंने अच्छे से शफल कर दिया, आप भी शफल कर लो, आपको 2 कार्ड उठाने हैं, दोनों किंग होंगे तो मैं आपको 1000 रुपए दूंगा, ठीक है ना, 2 किंग होंगे मैं आपको 1000 रुपए दूंगा। अब 3 केसेस हैं, या तो आप 2 कार्ड इकट्ठे उठाओ या आप 2 कार्ड एक एक करके उठाओ। अगर आप एक एक करके उठा रहे हो तो उसमें भी 2 केसेस हैं, ठीक है ना, ठीक है, तो टोटल 3 केस बन गए, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस। तो 2 कार्ड या तो साथ उठाओगे या एक एक करके उठाओगे। अगर एक एक करके उठाते हो तो उसमें 2 केस क्या, ध्यान सुनना। आपने पहला कार्ड उठाया, देखा कौन सा है, अगर वो किंग निकला तो आपका आधा काम तो हो गया, क्योंकि दोनों किंग निकल रहे हैं, आपका आधा काम तो हो गया। अब ये जो एक कार्ड आपने निकाला है, इस कार्ड का क्या किया, क्या आपने वापस से डेक में डाल दिया, दोबारा डेक शफल करी और फिर दूसरा कार्ड निकाला, या वो दूसरा कार्ड जो आप पहला कार्ड जो आपने निकाला तो साइड में रख दिया, फिर दूसरा कार्ड निकाला। दोनों में फर्क है? पहले वाले केस में अगर आपने पहला कार्ड जो देखा किंग निकला और आपने उसको वापस से डेक में डाल दिया और फिर डेक शफल करी, तो इस डेक में अब दोबारा 52 कार्ड्स हैं और 4 किंग्स हैं। बट अगर आपने वो पहला कार्ड किंग देख करके साइड में रख दिया तो इस डेक में अब 51 कार्ड्स और 3 किंग है। अरे बात समझ, तो दोनों केसेस में फर्क आ गया। तो विदाउट रिप्लेसमेंट का क्या मतलब होता है कि आपने पहला कार्ड उठा करके साइड में रख दिया, और विथ रिप्लेसमेंट का क्या मतलब होता है, आपने पहला कार्ड वापस उसमें डाल दिया। अरे बात समझ, क्लियर हो गई ये बात। अब इसकी हम प्रोबेबिलिटीज कैसे निकालेंगे उसको समझना। मैं आपको पहले डिस्कस कर लेता हूँ। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन 1 by 1, ये इजी है, साइमल्टेनियसली थोड़ा मुश्किल है, तो 1 by 1 वाला करते हैं। लेट से क्वेश्चन बोल रहा है कि आपने 2 कार्ड्स निकाले, एक एक करके निकाले विदाउट रिप्लेसमेंट। क्या प्रोबेबिलिटी है कि बोथ आर किंग, क्या प्रोबेबिलिटी कि दोनों किंग होंगे। तो बच्चों आप मुझे ये बताइए, आप पहला कार्ड निकाल रहे हो और वो कार्ड किंग होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। आप बोलोगे सर एक कार्ड निकाला जा रहा है और उसके किंग होने की प्रोबेबिलिटी 4/52 है, क्योंकि हम पहला केस डिस्कस कर रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। तो आपने एक कार्ड देखा किंग हुआ तो आपने साइड रख दिया और अभी तक आप गेम का पार्ट हो। बट अगर वो किंग नहीं हुआ तो क्या आप दूसरा कार्ड उठाओगे? नहीं। आप बोलोगे मैं तो गेम हार गई या हार गया, दूसरा उठाने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि दोनों किंग होते तब 1000 रुपये देता मैं। तो अगर पहला किंग है तभी आप दूसरा कार्ड उठाओगे। अब अगर पहला किंग था तो आपने उसको क्या किया, साइड में रख दिया, अब दूसरा कार्ड उठाने वाले हो। अब आप मुझे बताइए दूसरा कार्ड जो आप उठा रहे हो ये किंग होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 3/51, क्योंकि अब 3 किंग है उस डेक के अंदर और टोटल 51 कार्ड्स है। अब आपका मेन टास्क कब कंप्लीट होगा? जब दोनों सब टास्क कंप्लीट हो जाएंगे, यानी पहला भी किंग होगा दूसरा भी किंग होगा। तो बताओ रूल ऑफ और लगेगा, रूल ऑफ एंड लगेगा, एंड, और हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा था कि रूल ऑफ एंड बोलता है कि अगर आपके 2 सब टास्क हैं और दोनों सब टास्क को पूरा करने से मेन टास्क कंप्लीट होगा तो दोनों सब टास्क को मल्टीप्लाई कर दो। तो हमारा मेन टास्क था दोनों कार्ड का किंग होना, तो उसके लिए हमें ये वाला सब टास्क भी पूरा करना है, ये वाला भी पूरा करना है, इसलिए हमने रूल ऑफ एंड लगाया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस नहीं करना, याद रखना। तो क्या आंसर जल्दी बताओ। 4 की टेबल में 52 आता है, हाँ 13 सा। 3 की टेबल में 51 आता है, हाँ 17 सा। तो 1 × 1 is 1, 13 × 17 is 221। ये आपका आंसर आ गया। यानी दोनों किंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/221, लेस देन 1% चांस है कि दोनों कार्ड किंग होंगे। क्लियर? अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगा करके आंसर देना है। वही सेम कंडीशन है, मैं एक डेक लेकर के आया हूँ प्लेइंग कार्ड्स की, और उस डेक में 52 कार्ड्स हैं, 4 किंग हैं, और मैंने आपको बोला है कि भाई इसमें से आपको 2 कार्ड निकालने, दोनों किंग हुए
तो मैं आपको 1000 रुपये दूंगा और आपको कार्ड निकालने हैं 1 बाय 1। आप क्या प्रेफर करोगे? और ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है कि आपको विदाउट रिप्लेसमेंट करना है, विद रिप्लेसमेंट करना है, आपके ऊपर है। आप क्या प्रेफर करोगे जिसमें आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी? किस में ज़्यादा होनी चाहिए? किस में ज़्यादा होनी चाहिए? तो जी ये तो ये वाला केस था। अब हम करेंगे विथ रिप्लेसमेंट वाला केस और जानेंगे कि किस में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। जिसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी वो केस आप ऑप्ट करोगे। तो अगेन हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं बोथ आर किंग की। पहला कार्ड निकाला, वो किंग है, वो किंग होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 4/52। और आपने कार्ड वापस से डेक में डाल दिया, डेक को वापस से मैंने शफल किया, अब दूसरा कार्ड आप निकाल रहे हो, वो भी किंग होगा, क्या प्रोबेबिलिटी है? 4/52। यानी 1/13 इंटू 1/13 1/169। बताओ ये आंसर ज़्यादा, ये आंसर ज़्यादा, ऊपर वाला ज़्यादा है, नीचे वाला ज़्यादा है? नीचे वाला ज़्यादा है, क्योंकि डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता है आंसर उतना छोटा हो जाता है। 1/2 और 1/3 में बताओ क्या ज़्यादा होता है? 1/2 ज़्यादा होता है, क्योंकि 1/2.5 होता है, 1/3.33 होता है, ठीक है ना। तो ये आंसर कम है और ये आंसर ज़्यादा है। यानी आप क्या बोलोगे कि सर मैं विद रिप्लेसमेंट वाले ऑप्शन में जाऊंगा। आप पहला किंग वापस से जो अगर आया तो वापस से डेक में डाल देना, फिर मैं उसमें से कार्ड निकालूंगा, उससे आपके चांसेस जीतने के ज़्यादा हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? तो देखो मैथमेटिक्स ऐसे डे टू डे लाइफ में बहुत अलग अलग जगह काम आ सकती है, बस आपको सही जगह फिट करनी होती है चीज़ों को। अब आ जाते हैं हम किस पार्ट के ऊपर? 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली। अब ध्यान सुनना, हमें वही निकालेंगे प्रोबेबिलिटी बोथ आर किंग, बोथ आर किंग की। बट ये वाला जो केस होगा, ये केस होगा इसका। बट इस चीज़ को समझाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। ध्यान सुनना, बहुत बहुत ज़रूरी है। एक एग्जांपल समझाऊंगा जैसे कि आपको अच्छे से समझ आए। आपके 4 दोस्त हैं, आप सभी के मान के चलो 4 दोस्त हैं, ABCD, और इन चारों के नाम, ये ABCD के नाम मैंने 4 पर्चियों पे लिख दिए, एक पे A, एक पे B, एक पे C, एक पे D, और इन चारों पर्चियों को शफल कर दिया और आपको बोला एक पर्ची पिक करो। क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप एक ही पर्ची पिक करोगे और जिसको पिक करोगे वो आप घर पे इनवाइट करोगे, घर पे आपकी बर्थडे लेट से उसको आपको पार्टी देनी है, बट एक ही को देनी है, ठीक है ना। तो क्या प्रोबेबिलिटी की A आया होगा आपकी पर्ची में? 1/4, क्योंकि A एक ही है और टोटल आउटकम कितने हैं? 4, तो 25% चांस है कि आप A को सिलेक्ट करोगे, ठीक है ना। 1/4 ये हो गया इफ 1 इज सेलेक्टेड। बट क्या होगा इफ 2 आर सेलेक्टेड? यानी कि आपके आंखों पे वही सेम पट्टी बंधी हुई है भाई, या फिर आपकी आंखों पे पट्टी नहीं है, पर्चियां जो है फोल्डेड है, और मैंने बोला कोई भी 2 पर्चियां निकालो। अब बताओ क्या चांस है कि आपने A को भी सिलेक्ट किया होगा? क्या चांस है कि आपने A को सिलेक्ट किया होगा? अब आपको समझ आएगा कि क्या फर्क आता है जब एक चीज एक बार में पिक की जाए और जब 2 चीज एक बार में पिक की जाए। इसके अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है समझने वाला। क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपने एक ही पर्ची पिक की होगी? आपने 2 पर्चियां उठाई हैं इकट्ठी, क्या प्रोबेबिलिटी कि आपने एक ही पर्ची पिक की होगी? उसमें A का नाम लिखा होगा, 2 में से किसी एक पर ही लिखा होगा, वैसी बात है, बट A का आया होगा आपके हाथ में नाम, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो बच्चों पहले आप मुझे ये बताइए कि इस केस में टोटल आउटकम्स क्या होंगे? इसमें टोटल आउटकम्स होंगे, ध्यान सुनना, हो सकता है कि वो उन 2 पर्चियों पर एक A और एक B की आ गई हो, एक A और एक C की आ गई हो, एक A और एक D की आ गई हो, या फिर B C की आ गई हो, या B D की आ गई हो, या फिर C D की आ गई हो। तो टोटल आउटकम्स होंगे 6। और जो 2 पर्चे आपने पिक करी है उन पे किन किन के नाम हो सकते हैं? AB, AC, AD, BC, BD और CD। इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन पॉसिबल है क्या? कोई और कॉम्बिनेशन पॉसिबल है क्या? नहीं। यहाँ पे कॉम्बिनेशन वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं, और बहुत सोच समझ के कर रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के हम कॉम्बिनेशन से इस आंसर को निकाल लेंगे। तो टोटल आउटकम तो हो गए 6। क्लियर हो गई बात? अब 4 नहीं है, टोटल आउटकम 6 है, इस बात को समझो। अब 4 आउटकम नहीं है, कितने हैं? 6 हैं। 2 स्टार ही है बट टोटल आउटकम 6 है। फेवरेबल आउटकम कौन कौन से हैं? जिसमें A आ रहा है, ये वाला,
ये वाला और ये वाला, बाकी नीचे के 3 में ए नहीं है, तो फेवरेबल आउटकम होगा 3, तो आंसर आ गया 1/2। क्लियर हो गई बात, समझ आ गई बात? हाँ जी, क्लियर है। चलो इसी चीज़ को थोड़ा और आगे लेकर के जाते हैं, कर ही रहे हैं तो थोड़ा और आगे लेकर के जाते हैं। इफ 3 आर सेलेक्टेड, अब बताओ क्या प्रोबेबिलिटी कि आपने ए को सिलेक्ट किया होगा। 3 दोस्तों को आपने सेलेक्ट किया है या 3 पर्ची आपने उठाई, उसमें एक ही पर्ची आई होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो अगेन आपको जानना जरूरी है कि इस केस में टोटल आउटकम्स क्या हो सकते हैं। तो वो 3 पर्चियां ए बी सी की हो सकती हैं, वो 3 पर्चियां ए बी और डी की भी हो सकती हैं, वो 3 पर्चियां ए सी और डी की भी हो सकती हैं, और वो 3 पर्चियां बी सी डी की भी हो सकती हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो पहले केस में डी हट गया आपके ऑप्शन में, आपके सिलेक्शन में से, दूसरे में सी हट गया, तीसरे में बी हट गया और चौथे में ए हट गया। आ रही बात समझ? ठीक है ना। अब इनमें से कौन कौन से आउटकम फेवरेबल हैं? 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 3, और टोटल आउटकम है यहाँ पर 4। क्लियर है, यानी 75% चांस है। तो यहाँ पर आप समझो कि अगर आपको टोटल आउटकम्स निकालने हैं तो आप क्या NCR फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो। कॉम्बिनेशन, सिलेक्शन ही तो कर रहे हो यहाँ पर, तो यहाँ पर सिलेक्शन वाला फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो। N क्या होता है? टोटल ऑप्शन अवेलेबल। R क्या होता है? R क्या होता है? एक बार में कितने सेलेक्ट कर रहे हो, एक बार में कितने सेलेक्ट कर रहे हो। ठीक है ना। अब अगर हम देखें हमारे क्वेश्चन में टोटल ऑप्शंस 4 दोस्त हैं। पहले केस की अगर हम इस केस की बात करें, आपने 2 पर्चियां उठाई हैं, क्योंकि 2 पर्चियां उठाई हैं तो R क्या हो गया 2। ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या जाएगा 4C2। और 4C2 को सॉल्व कैसे करते हैं, याद है फॉर्मूला? मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि इस नंबर से स्टार्ट करो और रिवर्स ऑर्डर में इतने नंबर मल्टीप्लाई करो। तो 4 से स्टार्ट करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में 2 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से स्टार्ट के रिवर्स ऑर्डर में 2 नंबर को मल्टीप्लाई किया अपॉन जो नंबर नीचे लिखा है इसका फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल। तो 4 × 3 12/2 कितना होता है 6। ठीक है ना। अगेन टोटल आउटकम्स, अगर आपका n 4 है और आप एक बार में 4 की जगह, एक बार में 2 की जगह 3 पर्चियां निकाल रहे हो, तो आप क्या लिखोगे NCR। और आंसर क्या होगा, n से स्टार्ट करो, रिवर्स ऑर्डर में r नंबर्स को मल्टीप्लाई करो। 4 से स्टार्ट किया, रिवर्स ऑर्डर में 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा है, और इसका फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्या होता है 6। 6 और 3 × 2 6 कट गया, तो आंसर क्या बच गया 4। वैसे NCR का फॉर्मूला ये होता है, प्रॉपर जो फॉर्मूला है वो ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल। बट मैंने आपको ये फॉर्मूला यूज़ करने को मना किया है, मैंने आपको ये शॉर्ट ट्रिक यूज़ करने को बोला था क्लास में। ये फॉर्मूला यूज़ करके टाइम ज़्यादा लगता है, शॉर्ट ट्रिक यूज़ करो। शॉर्ट ट्रिक ईजी होती है। जैसे अगर आपको 10C3 निकालना है तो आप क्या करोगे, 10 से स्टार्ट करोगे, रिवर्स ऑर्डर में 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो ये जल्दी निकल जाएगा। फॉर्मूला यूज़ करोगे टाइम लगेगा, और ये कैलकुलेटर हो जाता है 10 × 9 × 8 अपॉन 6 आ गया आंसर। ठीक है ना। अच्छा, सबको फैक्टोरियल तो याद है या भूल गए? अगर बाय चांस किसी को ये चैप्टर याद नहीं है या फिर वो रिवीजन सीरीज में डायरेक्ट आया है, चैप्टर पढ़ा नहीं है, तो भाई फैक्टोरियल का मतलब बहुत इजी है। जो नंबर का फैक्टोरियल निकालना है उस नंबर से स्टार्ट करो और रिवर्स ऑर्डर में 1 तक सभी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 1, 2 का मतलब हो गया 2 × 1 यानी कि 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 3 × 2 × 1 यानी कि 6, 4 फैक्टोरियल 4 × 3 × 2 × 1, 4 × 3 × 2 × 1, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और 7 फैक्टोरियल हो गया 7 × 6 × 5 × 4 × 2 × 1 यानी कि 5040। ये आंसर्स होते हैं। तो जिधर भी हमने 2 फैक्टोरियल लिखा वहाँ पर हमने 2 फैक्टोरियल का आंसर 2 लिखा, तो इसलिए 12/2 6 आ गया। पर 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 6, तो 6 और एक 3 × 2 6 कट गया, 4 बच गया। ठीक है। अब सुनिएगा, बहुत ध्यान सुनना। आप मुझे बताओ
आप 52 कार्ड्स में से 2 कार्ड्स कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो? टोटल आउटकम्स क्या होंगे जल्दी बताओ? 52 नहीं होंगे, आपने 2 कार्ड साइमल्टेनियसली पिक करे हैं। टोटल आउटकम्स होंगे 52 में से 2 कार्ड्स कितने तरीके से पिक कर सकते हो, यानी 52C2। यहाँ पे आपके टोटल आउटकम क्या 4 थे? 6 थे ना, और ये 6 कैसे आया था? 4C2 करके। यहाँ पे आपके टोटल आउटकम 4 कैसे आया था? 4C3 करके। तो यहाँ पर आपके टोटल आउटकम कैसे आएंगे? 52C2 करके ही तो आएंगे, क्योंकि आपके पास टोटल ऑप्शंस कितने हैं? 52, और आपको एक बार में कितने कार्ड्स पिक करने हैं? 2। तो 52 में से 2 कार्ड कितने तरीके से पिक कर सकते हो? 1326। वही ट्रिक 52 इंटू 51/2 फैक्टोरियल। तो 52 इंटू 51/2 कितना होता है? निकाल लो। आ गई बात समझ? और आप मुझे बताइए फेवरेबल आउटकम क्या होंगे? कितने किंग होते हैं? 4। 4 में से 2 किंग कितने तरीके से पिक कर सकते हो? 4C2। 4 इंटू 3 12/2 6 तरीके से पिक कर सकते हो। सुनो ध्यान से, बहुत ईजी है। ये किंग ऑफ स्पेड है, ये किंग ऑफ क्लब है, ये किंग ऑफ हार्ट है, और एक किंग ऑफ डायमंड है। आपको 2 किंग सेलेक्ट करने हैं, ठीक है ना? ये फेवरेबल आउटकम है। अब 2 किंग 4 किंग में से कितने तरीके सेलेक्ट कर सकते हो? आपने K1 K2 सेलेक्ट कर लिया, एक तरीका। आपने K1 K3 सेलेक्ट कर लिया, दूसरा तरीका। आपने K1 K4 सेलेक्ट कर लिया, तीसरा तरीका। आपने K2 K3 सेलेक्ट कर लिया, आपने K2 K4 सेलेक्ट कर लिया, और आखिरी आपने K3 K4 सेलेक्ट कर लिया। तो 1 2 3 4 5 है। ये फेवरेबल आउटकम है कि नहीं सारे के सारे? क्योंकि सब में 2 किंग है तो सारे फेवरेबल हैं। तो आपने लिख दिया 4C2 यानी कि 6। आपका आंसर आ गया। कितना आ रहा है? अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, ध्यान सुनना, इसका आंसर और इसका आंसर हमेशा सेम होता है, हमेशा। तो अगर आपको एक कॉम्बिनेशन वाली टेक्निक मुश्किल लगती है तो आप अपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो? विदाउट रिप्लेसमेंट वाली टेक्निक से सॉल्व कर सकते हो। आओ जी एक आखिरी क्वेश्चन और करें, इसी का एक्सटेंडेड वर्जन। क्वेश्चन ये है, इफ 3 cards are drawn at random, ठीक है ना, साइमल्टेनियसली, comma find probability that all 3 are heart, सॉल्यूशन। मैंने आपको बोला कि आप इस क्वेश्चन को या तो सी वाले तरीके से कर लो क्योंकि साइमल्टेनियसली वाला है, या विदाउट रिप्लेसमेंट वाले तरीके से कर लो। आप पहला कार्ड पिक कर रहे हो, वो हार्ट है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कितने हार्ट होते हैं? 13। और क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है वो कार्ड हार्ट का निकला, आपने साइड रख दिया। अब कितने हार्ट बचे? और कार्ड्स कितने बचे? 51। ये भी हार्ट निकला, आपने साइड में रख दिया। अब कितने हार्ट्स बचे और कितने कार्ड्स बचे? ये आपका आंसर आ गया। 13 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर 12 का आधा 6, नहीं 3 4 सा 3 17 सा, फिर 4 और 4 भी कट गया तो 11/850। ये आपका आंसर आ गया। अब एक बार एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कॉम्बिनेशन वाली टेक्निक से। ऑल 3 हार्ट। आप मुझे बताइए बच्चे कितने हार्ट होते हैं? 13। 13 में से 3 हार्ट कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो? 13C3। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52। 52 में से 3 कार्ड्स कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो? 52C3। आ गया आंसर। 13C3 का क्या मतलब है? 13 इंटू 12 इंटू 11। 13 से स्टार्ट करो, रिवर्स ऑर्डर में 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करो अपॉन 3 फैक्टोरियल। और इसका क्या मतलब है? 52 से स्टार्ट करो, रिवर्स ऑर्डर में अगेन 3 नंबर मल्टीप्लाई करो। 52 इंटू 51 इंटू 50 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। और ये कट गया।
अब आप मुझे बताओ ये सिचुएशन और ये सिचुएशन सेम दिख रही है कि नहीं दिख रही? तो सेम ही आंसर आता है, इसलिए। आ रही बात समझ? क्लियर हो गया? तो अगर आपको कॉम्बिनेशन परेशान करता है और कार्ड्स साइमल्टेनियसली पिक किए गए हैं तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? विदाउट रिप्लेसमेंट वाली अप्रोच से सॉल्व कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है जी। इंटरेस्टिंग आ गई बातें समझ? स्कूल लेवल पर ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा परेशान करते हैं बच्चों को, 2 या 3 चीज़ें एक साथ ड्रॉ की जाए, बट ये बहुत इजी है अगर आप इसको कॉन्सेप्चुअली समझो तो। ठीक है ना, कॉन्सेप्चुअली समझोगे तो बहुत इजी है। अब आपको ये बहुत इजी लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा क्या ही मुश्किल था इसमें, पता नहीं स्कूल में क्यों नहीं समझ आ जाता। पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप पढ़ के जा रहे हो तो इजी लगेंगे, पढ़ के ना जाओ तो मुश्किल लगते हैं। हाँ जी, 99 हो जाएगा। देखो 99, 100 और 101 ये तीनों क्वेश्चन अभी जो मैंने आपको 3 केसेस समझाए हैं उस पर बेस्ड है। अगर आप 99 की बात करो तो देखो 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर एस। अब क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट तो मानेंगे कि साइमल्टेनियसली पिक करे हैं, साइमल्टेनियसली पिक करे हैं। तो बताओ कितने एस होते हैं? 4 में से 2 एस कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो? 4C2। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52 में से 2 कार्ड कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो? 52C2। 4C2 मतलब है 4 × 3 12/2 6। 52C2 का मतलब है 52 × 51/2। आपका आंसर वही आ जाएगा 1/221, हमने निकाला भी था। अब देखो 2 कार्ड्स वर ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर किंग। अगर क्वेश्चन यहीं पे साइलेंट हो जाता तो इसका आंसर वही 1/221 होता, क्योंकि एस भी 4 होते हैं और किंग भी 4 होते हैं। बट यहाँ पे क्या लिख दिया? इफ द फर्स्ट इज रिप्लेस्ड, यानी आपने कार्ड एक एक करके निकाले हैं। क्या होगा? 1/169। पहला कार्ड किंग, पहला कार्ड एस होगा, पहला कार्ड किंग होगा 4/52, रिप्लेस यानी वापस से डाल दिया। दूसरा कार्ड भी किंग होगा 4/52। और ये वाला a card is drawn from a pack of playing cards and then another card is drawn without the first being replaced, what is the probability of 2 kings? तो 4/52 मल्टीप्लाई बाय 3/51 यानी 1/221। बस ये क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में और ये सुपर इजी होते हैं, आसानी से हो जाएंगे। परेशानी कोई, गिले शिकवे, दिक्कत? ऑनलाइन बच्चों समझ आ गई बातें? हाँ जी, अच्छा नहीं पैकअप नहीं है। अभी हमारी रिकॉर्डिंग हुई है 1 hour 43 minute 35 seconds। हाँ बताया मुझे। मुझे भी। सुनेगा कहाँ है, दिख नहीं रहा। चलो ठीक है, चलो फिर अगली क्लास में करेंगे कंटिन्यू।
बट मुझे वो भी तो डिस्कस करने थे क्वेश्चन टेस्ट के। चलो फिर क्या, 15 मिनट कम पड़े आज हम लोग। अगली क्लास में चैप्टर फिनिश कर देंगे, ठीक है ना? थोड़ा 2 घंटे के ऊपर भी खींच सकते हैं हल्का हल्का, तो रेडी प्रिपेयर्ड होके आना मेंटली। और अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है इस चैप्टर की, काफ़ी बेसिक चीज़ समझनी है, इसलिए अच्छे से करना।